अस्सलाम वालेकुम टीचर्स। नाविल नेम है हमारा आइस एंड फायर और राइटर हमारी तानी ताहिर। और ये मैं आज उसका पार्ट पढ़ी हूँ 8। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये नेक्स्ट 2 पार्ट में पूरा नावल कंप्लीट कर दूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था। तो पर मेंशन में आ चुकी थी, तो अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। पर कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। आखिर मसला क्या उसके साथ, क्यों वो जैक के बारे में दुरुस्त नहीं सोच पा रही। अजीब सी हालत हो गई थी। वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। अगर वो इस बात को मानती कि जैक वाकई बदल गया, तो दिमाग की दलीलें अलग थी। वो बदल नहीं सकता था। वो कैसे बदल सकता है? वो फिर दिल बीच में आ जाता। और फिर बहुत सोच विचार के बाद उसने एक फ़ैसला किया कि वो जैक से मारपीट के बारे में बात करेगी। अगर वो भड़का तो लाज़मी वो नहीं बदला, वो सिर्फ़ ड्रामे कर रहा है। और अगर वो ना भड़का तो वो फिर अलग तरह से कन्फ्यूज़ हो जाती। उसके अलावा भी उसके ज़हन उसको तंग करने के कई तरीके सोचे, जिससे अंदाज़ा होता कि वो बदला है या नहीं। और वो अपने पैर पे मुस्कुरा उठती थी। डोर नॉक होने की आवाज़ पर उसने दरवाजे की जानिब देखा। यस कम इन, उसने कहा। तो मेड्स अंदर दाखिल हुई। वो शायद उनका कमरा साफ़ करने आई थी। और वो बिस्तर पर पड़ी शिकनों से काफ़ी शर्मिंदगी हुई और उसका चेहरा भी सुर्ख सा हो गया। आप लोग जाएं, मैं खुद कर लूँगी, उसने जल्दी से कहा और उनके आगे आ गई। मैम सॉरी, हम आपके ऑर्डर्स नहीं मान सकते। जैक सर का ऑर्डर है। उनका रूम हम लोग ही नीट करेंगे, उस सिर झुका कर बोली। तो पल को 4 ने 4 पे चढ़ना पड़ा और वह मज़ीद शर्मिंदगी से बचने के लिए बाहर निकल आई। चेंजी और माई खड़ी थी, उसे देख रही थी। पल मुस्कुराई और उनके नज़दीक आ गई। बदल गई हो, बस कुछ दिनों में बदल गई हो। नालायक, दुश्मन भी इतनी जल्दी पीठ नहीं दिखाता। चेंजी ने उसके शाने पर थप्पड़ लगाया, जबकि माही ने चेंजी को बोला। मुझे क्या पता था उसके अंदर सिर्फ हुआ है। वो नाक चुरा कर बोली, क्योंकि उसके थप्पड़ से एकदम पड़ आगे होकर गिरने वाली हो गई थी। तुम ना कॉलेज जाओ, माही को याद आया कि वो कॉलेज नहीं गई थी। लो, अभी मैं छुट्टियों पर हूँ और तुम मेरे हाथ पाँव देखे हैं कितनी छोटे हैं। इन पर वो दिखाने लगी। कुछ नहीं होता, पैदल नहीं जाना तुमने, माही की बात जिद हुई। चेंसी ने पर्ल की जानिब देखा जो मुस्कुरा रही थी। उल्टी खोपड़ी है इसकी, चेंसी ने जल्दी से पर्ल के कान में चुप कर कहा। तो पर्ल ने अफसोस से देखा और माही ने गुस्से से, तुम्हारी ज़ुबान ज़्यादा तर-तर करने लगी है। माही ने उसका कान पकड़ा। या अल्लाह, मुझे इस जालिम औरत से बचाओ। और तुम कैसे खड़ी हंस रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसी होती हैं भाभियाँ। उसे मुस्कुराती पर्ल को घूर कर देखा, जिसने जल्दी से माही से उसका कान आज़ाद कराया। ऐसा करते हैं, हम दोनों कॉलेज चलते हैं, पर्ल ने पुरजोश होकर कहा। तो चेंसी ने बुरा सा मुँह बनाया। तुम्हें मुबारक हो कॉलेज, मैं नहीं जाऊँगी, मैं बीमार हूँ, उसने कहा और जान छुड़ाती वहाँ से जाने लगी। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे नहीं जाती तुम, माही ने पीछे से आवाज़ लगाई, जिस पर उसने लापरवाही से हाथ हिलाया। चेक इजाज़त दे ही ना दी तुम्हें, माही ने उसकी जानिब देखा। तो पर्ल को माही का लहजा तंजिया लगा। शायद उसने महसूस किया वो खामोश रहेगी। हकीकत थी, वो क्या कहती उसको। कॉलेज जाने पर पहले दिन ही उसने अपने मुंह पर कितना बड़ा निशान सहा था। और अब माही के जाते ही वो भी कमरे में आ गई। तब तक मेड्स भी साफ कर चुकी थी। पर डोर लॉक किए बिना माही बेड पर बैठ गई। वो सफ़ेद ओवरकोट, जीन्स और शूज़ में खुले बालों से लिपस्टिक लगाए कन्फ्यूज सी क्यूट लग रही थी। उसने सेल पर जैक का नंबर डायल किया। इस सेल में सब कुछ था, मगर सिवाय जैक के नंबर के और किसी का नहीं था। कॉल जा रही थी, मगर दूसरी तरफ से किसने कॉल नहीं उठाई। पर ने जिद में आके माथे पर बल डाले और दोबारा कॉल मिलाई। तब भी कॉल नहीं उठी। तो अब उसे गुस्सा आने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉटेज में अचानक आ जाता था और वो खुद हैरान जाती थी। उसने कभी गुस्सा नहीं किया था, फिर क्यों उस पर एकदम गुस्सा सवार हो जाता था। दोबारा कॉल करने पे भी कॉल पिक नहीं हुई। मुसलसल कॉल करने लगी। चेक 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 कानों से सुनाई नहीं देता। तुम्हारा फ़ोन बज रहा है और वो फ़ोन तुम्हारी बीवी कर रही है, चेक की तस्वीर के सामने खड़ी। वो आंखें घुमाकर उसको गुस्से से कह रही थी, मगर मुकाबिल कितना पक्का और ढीठ था। अब भी फ़ोन नहीं उठाया और वो भी उसी की बीवी थी। कॉल बंद नहीं की और शायद 16वीं बार कॉल उठा ली गई। पीछे से कई मर्दों के बोलने की आवाज़ आ रही थी, जबकि वो नहीं बोला था।
आपका फ़ोन बजता है, आपको आवाज़ नहीं आती। फ़ोन उठाते ही वो गुस्से से बोली। स्नो वाइट में बिज़ी था, उसकी आवाज़ मसरूफ़ सी थी। हाँ, ये बात मैनर्स के खिलाफ है कि आप अपनी बीवी को कहें कि आप मसरूफ़ हैं। नाक चढ़ा के बोलती हुई दूसरे को अपनी जानिब मुतवज्जह कर रही थी। मुक़ाबिल ने गहरा साँस भरकर स्टीफ़न को वो फ़ाइल दी जिस पर काम करते हुए वो भीड़ हो चुका था। वो बोर हो चुका था क्योंकि उसने अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करने थे और इन डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में उसका इतना पैसा लग चुका था कि अब एक लम्हे के लिए भी ये भूल-चूक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और सबको वहाँ से जाने का क्या है कि उसने चेयर से टेक निकाली। अब बोलो क्यों कॉल किया? तुम्हें इल्म नहीं है मैं कितना मसरूफ़ इंसान हूँ? वो आदत से मजबूर बालों में हाथ चलाता बोला। जेल से बाल बिल्कुल सेट थे और उस पर बहुत सूट कर रहे थे। अब मसरूफ़ हैं तो मैं फ़ारिग हो गई। पढ़ने उसकी तस्वीर की जानिब देखा। उसे अंदाज़ा हुआ कि वो अब उसे ऐसी नज़रों से देखता कि पढ़ की निगाहें झुक जाती, मगर फ़िलहाल पढ़ दो टोक बात करनी थी और ये गुस्सा उसके अंदर माही ने दिलवाया था। वो कैसे उस पर तंज़ कर गई थी। खैरियत से भड़क रही स्नो वाइट जैक को उसकी टोन की समझ नहीं आई। मैं कॉलेज जा रही हूँ, उसने पूछा। नहीं बताया था। बात करने के बाद वो दांतों तले उंगली दबा गई। अब ज़रूर उसकी दाढ़ की आवाज़ सुनने को मिलती कि वो कैसे उस पर हुक्म सादिर कर रही थी। वो सुनहरी दो टोक बता रही हो। चेक को उसका मुलाजिम था। वो दूसरी तरफ से कोई जवाब ना पाकर शायद अपनी उंगलियां ही खा जाती। दिल बुरी तरह खौफ से धड़क रहा था। दूसरी तरफ चेक चंद लम्हे खामोश रहा और फिर वही सर्द सांस खींचकर, तुम्हें ड्राइविंग आती है? उसने सवाल किया, पर अपने हाथों पे पड़े सूख निशान को देखने लगी। बस वो इस सवाल के लिए इतना घबरा रही थी। आती है, मारपीट ने सिखाई थी जब उसने न्यू कार ली थी, पर जोश से बोली, जबकि जैक ने मोबाइल को खूनख्वार नज़रों से देखा। अगर वो उसके सामने होती लाजमीन वो उसके होश ठिकाने लगाती था। चिड़तों से मारपीट से जो माँ बनी हुई थी पर्ल की, हर चीज़ उसने उसे सिखाई थी। फिर तो तुम्हें अच्छी खासी ड्राइविंग आती होगी। जैक की टोन बदल चुकी थी, मगर पर्ल ने महसूस नहीं की वो अपने उन दिनों में खो गई जब मारपीट उसको और स्टीला को ड्राइविंग सिखा रहा था। बहुत अच्छी। अक्सर हम चैलेंज रेस लगाते थे और मैं ही विन करती थी। शूट वो रेस? जैक ने पूछा। तो पर्ल अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर है। वो संजीदगी से पूछ रहा था। जी नहीं, शुक्रिया। दोबारा चीट करके आप कहेंगे मैं जीत गया। और रियली मिस पर्ल, ओके ये एक फेयर गेम होगी, उसने सीधे होते हुए कहा। पर्ल को और भी जोश चढ़ा। डस मिस्टर डन मिस्टर जैक रोबो, वो बोली, जो उसे फूले नहीं समा रही थी। हारने की सूरत में तुम्हें मुझे रोमांटिक नाइट देनी होगी, वो बोला। उसका लहजा ऐसा था कि पर्ल झुझक सी गई। और अगर तुम जीती तो मैं तुम्हें दे दूंगा, उसने डील फाइनल की। जी नहीं, हर तरीके से आपके मज़े, वो बोली। तो जैक ने अपनी हंसी दबाई। ये शुक्र था उसके इर्द-गिर्द कोई नहीं था, वरना हैरान रह जाता। अभी वो कितना भड़क रहा था और अब अचानक हंस रहा था। मुझे कुछ चाहिए फिर आपसे, पर्ल सोचते हुए कहा। क्या? जैक ने पूछा। मैं सोचूंगी। ओके, फिर मैं आपसे डिमांड करूंगी, उसने कहा। तो जैक ने हामी भर ली। वो जीती तो कोई डिमांड करती ना। उसकी बचकाना हरकतों पर मुस्कुराता फ़ोन बंद कर दिया, जबकि दूसरी तरफ पर्ल ने भी फ़ोन बंद कर दिया। और अचानक उसे अपना मुद्दा याद आया, तो वो गुस्से से उसकी तस्वीर को देखकर हवा में गुस्से में पंच चलाने लगी। चालाक चालाकबाज इंसान चालबाज इंसान। चेक सब रेडी है, तुमने कहा था कि अदालत में डॉक्यूमेंट्स देंगे। स्टीफन ने फाइल उसके सामने रखी। जैक ने सर हिलाया। ऐसा करो, तुम ये फाइल ले जाओ, अच्छे से इसे देख लेना कि गिर्द पूरा मीडिया होना चाहिए। जैक ने उसे समझाया। ओके, इसके अलावा इस फाइल में जो पेपर्स हैं वो सारी तुम्हारी प्रॉपर्टी के हैं, और ये फाइल इस सारे केसेस की हैं जो कि तुम को इन्वेस्ट साबित करेगी, वो उसे बताता गया। जैक ने दूसरी बार अपनी निगाह भी उस फाइल पर डाली। लबों की तराश ने मुस्कुराहट फैल की। स्टीफन ने मुस्कुरा दिया। इतना स्मार्ट प्लान तुमने तरतीब कैसे दिया? वैसे स्टीफन को कल से अब तक मौका नहीं मिला, तभी वो बोला। क्या लगता है सबको मैं चुप कर बैठ गया था? जैक रोबो हूँ, मैं कुछ छुआ नहीं। उसने वो फाइल्स टेबल पर फेंकी और स्टाइल में चेयर को घुमाकर उसने दीवार में नस्ब एक्वेरियम की जानिब कर ली। मीडिया उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स देखकर हैरान हो उठा था। हर चैनल, हर जगह पर जैक रोबो के चर्चे थे। जो वो चाहता था हर शख्स के मुंह पर उसका नाम था। वो मशहूर सा मेंशन लौटा था, मगर उसके साथ भी कुछ था जो वो अपने स्नो वाइट के लिए लाया था। उसने गार्ड से वो वहीं छोड़ने का कहा। वो बड़ी इमारत में दाखिल हुआ। मेंशन में 3 फ्लोर थे और सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जैक रोबो रहता था, और अब उसकी स्नो वाइट। ये पूरी इमारत रंगों और रोशनियों में सजी थी, एक किला नुमा सी लगती थी।
जबकि उसके आगे बना बेहद खूबसूरत लॉन और उसमें चलती न्यूयॉर्क की खुशगवार फ़िज़ाएँ उसके मूड की तरह बहकी-बहकी सी थी। उसने लाउंज में कदम रखा तो रोज़ की तरह चहल-पहल देखी और वो किसी पे भी फ़ोकस किए बिना अपने फ्लोर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कुछ जैक एमा की आवाज़ पर रुका मगर पलटा नहीं क्योंकि आगे से परवीन बाहर निकल आई थी और वो मुस्कुरा के उसकी तरफ देख रही थी। ब्लैक जीन्स और ऊपर ब्लैक शर्ट में वो ओवरकोट लिए अपने दिलकश हुस्न से उसकी आंखें खिस कर गई थी। न जाने अचानक उसकी आखिर काया कैसे पलट गई थी कि वो इधर-उधर देखने का ख्वाहिशमंद नहीं था। हालांकि वो इंसान नहीं वैसे इंसान नहीं था जिसकी दुनिया एक पे तमाम हो जाए। उसका दिमाग हर किस्म की गेम खेलता था मगर यहाँ दिन ब दिन उसके दिमाग की जगह दिल लेने लगा था। उसके अनार के माने दहकते लब, उसके गले में अपनी चैन और गोल्डन बाल की लापरवाह लट्टू ने जैक स्ट्रॉबो की अनजानी कशिश के तहत अपनी जानिब खींचना शुरू कर दिया। सबके पीछे न्यूयॉर्क की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की खड़ी थी जिसके साथ जैक स्ट्रॉबो का 5 साल का स्कैंडल था और अ, और हेयर अ वाइफ को अपने अनाउंसमेंट करना चाहता था और एज अ वाइफ वो उसे अनाउंसमेंट करना चाहता था। बल्कि मुस्कुराते होंठों की तलाश में छुपी दिलकशी को चंद लम्हे देखकर उसने 2 कदम पीछे लिए। शायद वो यकीन कर चुकी थी वो उसकी तरफ आएगा। तभी उसकी मुस्कुराहट में अदा थी, नाज़ था। मगर जैसे ही जैक स्ट्रॉबो ने कदम पीछे लिए वो कुछ कन्फ्यूज़ सी दिखाई देने लगी। नर्वस सी होकर उसने अपने दांतों को बेरहमी से उन होठों को कुचलने की इजाज़त दे दी जिसको देखकर जैक्स के वजूद में गुस्सा भरा था। जैक उसकी जानिब देखते पीछे कदम बढ़ता जबकि एमा के चेहरे पे फिर फतहमंदी थी। ये जान के कि अब जैक अभी उसकी तरफ माइल है, उसका वजूद सैरो खून बढ़ाता गया। गुस्सा हवा होने लगा। जैक उस तक पहुंच गया पर उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। जबकि एमा ने खुमार नज़रों से उस सैरंगेज़ शख्स को देखा जो अपनी मौजूदगी से दूसरों को अपना ताबा कर लेता था और जैसे पल जैक की ज़िंदगी में आई थी, एमा की तरफ जैक के लिए दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। न जाने जलन के जज्बे ने उसको जैक की जानिब दिली तौर पर माइल करना शुरू कर दिया था। जैक सीढ़ियों से नीचे उतरा, महंगे जूते की टॉप एमा के बिल्कुल साथ रुकी। जैक की निगाह अभी पलट पर थी, जो हद से ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी कि उसकी मलाई की मानी चमकता रंग शर्मिंदगी और बेइज्जती के एहसास से सुर्ख पड़ने लगा था। जैक को सब कुछ महसूस हो रहा था। कम डाउन स्नो वाइट, माई हार्ट कैन नॉट कंप्लीट यू विथ योर ब्यूटी। वो लम्हे में मदहोशी माहौल करता नीचे से हाथ उसकी जानिब बढ़ाता बोला और मंजर बदल गया। एमा को धचका सा लगा, वहाँ के पाड़े जैक को देखने लगी जबकि पल उसके इस मान पर फूले नहीं समाये। वो शर्मीली मुस्कान के साथ नीचे उतरने लगी। एमा को अपना बेमायनी लगा। उसने मुठ्ठियाँ भीजी और खामोशी से कदम दूर किए। इस वक्त लॉन्च में सिर्फ मुलाजिम ही थे जो मुस्तैदी से काम में लगे थे। लैला, मॉम, माही या जेंसी कोई भी नहीं था। वो बढ़ती आंखें शोले वजूद में लिए वहाँ से हटती चली गई। जैक ने नोट किया था या नहीं मगर वो उसकी जानिब मुतवज्जा नहीं थी। अलबत्ता एमा को जाते देख पल रुक गई। वो एमा को बाहर निकलते देखने लगी। उसने फिर से जैक को देखा जो अब भी उसका मुंतज़िर था। उसका बस नहीं चला उठकर उस तक पहुँचे। वो जल्दी से उतरी, जैक के पास रुक दी कि जैक ने उसके कमर में बाजू हाई करके उसको नज़दीक कर लिया। पर शर्माई सी उसकी पनाहों में जकड़ी खड़ी थी जिसकी हिद्दत आज से अजीब थी। यहाँ कि वो घबरा सी गई। जैक की नज़रों की तपिश से उसके गाल दहक उठे और जब उसने नज़रें नहीं फेरी जबकि वो जान चुका था कि पल उसकी नज़रों से घबरा रही है तो पल उससे जुदा हुई और उसको घूरा। जब वह डिटाई की इंतहा पर था, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, हाउ यू लाइक इट, उसने अपने दिलकश लहजे में कहा पर एकदम चहकी। सच आप मेरे गिफ्ट लाए हैं? कहाँ पर है? निकालें। उसके कोट की जानिब देखने लगी। ब्लैक हाई नेक पर ड्रेस कोट पहनने वो बेहद फैशन लग रहा था। मेरी जेब में कैसे हो सकता है? जैक उसकी अक्लमंदी को दाद दी। क्या मतलब? पर समझी नहीं जब फिर जैक से बाहर जाने के लिए आंखों को दिलकश जंबिश देकर कहा पर खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। वो जैक को एक नज़र देखकर बाहें दौड़ी और हमनक रह गई। वाइट साड़ी रेड फूलों से सजी, इसका तो खूबसूरत और महंगा तोहफा पहली बार उसने देखा था। जैक उसके पीछे खड़ा हुआ। ये मेरे लिए है, उसने यकीन दहानी चाही। जब फिर जैक ने उसकी पुष्ट पर से उसके गोल्डन बालों को हटाया और उसकी गर्दन पर अचानक बेहद नरमी से सुलगता
लम्स छोड़कर उसके कान में घुमा लहजे में इकरार किया। यस स्नो वाइट इट्स फॉर यू। वो उसके पीछे ही था, पर उसके लम्स पर अपनी निगाहें बंद कर दी। उसके लिए ये लम्हात इस कदर हसीन थे, काश उसके पास कोई सरिया होता और वो जैक के साथ गुजरा हर लम्हा कैद कर लेती, यहाँ तक कि वो कभी उसके लिए नहीं बदलता। पल को चकराता देख जैक हंसा और उसकी दिलकश हंसी सुनकर पल ने आंखें खोली तो कुर्बत का सर आंखों के गोशे में ठहरा सा हुआ था। आओ चला कर दिखाओ। जैक ने उसकी जानिब चाबी उछाली, पर उसके नरम गरम लम्हों से आज़ाद होकर वो अब अपने स्टाइल में आ गया था। पर ने झट से वो चाबी खींच की और दिल से इस खुशी को महसूस करते हुए फरारी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठी। जैक भी दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोलकर उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठा और उसने ऑटोमेटिक बटन दबा दिया, जिससे ऊपर की छत हट गई। पर्ल को ये अपनी ज़िंदगी का हसीन तरीन लम्हा लगा। लेट्स स्टार्ट वो आंखें बंद करे बच्चों की तरह पुरजोश से खुशी को महसूस कर रही थी कि जैक ने अपनी सीट बेल्ट बांधी और उसकी जानिब देखकर कहा और उसके लबों की तराश में मुस्कुराहट बिगड़ गई। पर्ल को देखकर पर्ल ने आंखें खोली और जैक ने आगे को झुककर उसकी सीट बेल्ट बांधी। खुशी में भी उसको मत भूलना, उसने याद दिलाया। फूलों की महक से गाड़ी में बहका देने वाली खुशबू थी। पर्ल ने गाड़ी स्टार्ट की और लाइट्स चालू थी। उसने स्टीयरिंग को घुमाया और ऐसे मोड़ लिया कि जैक इम्प्रेस हुआ और पर्ल ने उसकी जानिब भरपूर मुस्कुराहट उछाली। आप हारने के लिए तैयार हैं? वो गाड़ी को मेंशन की बुलंद मगरूर इमारत से बाहर तेजी से निकालती बोली। जैक ने उसकी जानिब देखा। स्ट्रोमाइड ये भारी लफ्ज़ हैं। जैक स्ट्रोबो हारने के लिए पैदा हुआ ही नहीं, उसने जैसे उसे हाथ दिलाया। ओह आप चीटर। पर पानी की मानित गाड़ी रोड पर चला रही थी, जबकि की गाड़ी के पीछे गार्ड्स की 2 और गाड़ियां भी थी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अभी ज़ुबान ना होने पर होता तो अपनी ज़ुबान ना होने पर होता। जैक ने उसकी नाक खींची, पर मुस्कुराहट थी। मैं आपकी स्नो वाइट हूँ, मुझे स्पेशल होना ही था। उसने तेज़ी से मोड़ काटा और स्पीड बढ़ाई। पर ये ज़्यादा हो रही है, जैक उसकी फ़िक्र में बोला, जो एंजॉय कर रही थी इस ड्राइविंग को। आप डर रहे हैं? वो खिलखिलाई और जैक को स्पीड वाकई ज़्यादा लग रही थी। पर ने 2 मोड़ काटे, शायद वो दिखाना चाह रही थी कि वो कितनी ईज़िली ड्राइविंग कर सकती है। जैक स्ट्रॉबो उसकी ड्राइविंग का ज़रूर कायल होता अगर गाड़ी एकदम अपना बैलेंस ना खोती। जैक पर ने चीख मारी और स्टीयरिंग छोड़कर जैक के बाजू से चिपकी। शायद ये उसकी बड़ी गलती थी, क्योंकि गाड़ी को जैक भी नहीं संभाल सका, क्योंकि वो उसके ऊपर थी और गाड़ी दरख्त में जाकर बजी, एक धमाके से रुकी। ये तो शुक्र कि दोनों ने सीट बेल्ट बांधी हुई थी, तब भी उन दोनों को इस ज़बरदस्त झटके से कोई नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता झटके लगने से पर्ल जैक के हाथ पर पड़ी थी, जो डैश बोर्ड पर। उसी को बचाने के लिए जैक ने जल्दी से रखा था। जैक ने गहरी सांस खींची, बड़े डर डर के निगाहें ऊपर की। ओह ओह ये वो सीट बेल्ट खोलती जल्दी से बाहर निकली और गाड़ी का बुरा हाल देखकर उसने मुंह पर हाथ रख लिया, हैरत सदमे से। करोड़ों का नुकसान। जैक ने भी अपनी सीट बेल्ट खोली और सच सांस खींचता बाहर निकला। उनकी गाड़ी रुकते ही पीछे गार्ड्स की गाड़ियां रुकी थी और वो इर्द-गिर्द फैल गए। जैक की टूट गई। उफ ये तो बर्बाद होगी। वो दोनों पाँव पटकती बोली। हाँ बर्बाद होगी, जैक ने भी गाड़ी की हालत देखकर कहा, जबकि पर्ल को इस नुकसान पर खुद को कोसने लगी। ओह पर्ल फुलिश। पर्ल खुद को को पर्ल ने खुद को कोसा, जबकि जैक ने आईब्रो झुकाकर उसको देखा। उसकी हरकत देखकर अपनी हंसी रुकी। दोनों बाजू बांध कर उसने पर्ल को फोकस कर लिया, जिसने जैक को देखा और शर्मिंदगी से बुरा हाल था उसका। उस वक्त वो सर झुका गई। तुम जानती हो ये कितने की थी? जैक ने उस सुनसान रोड पर खुशगवार चलती हवा में पर्ल से सवाल किया, जो शर्मिंदगी की सुर्ख होती नफ़े में सर हिला के। जैक बोला तो पर्ल को लगा उसकी सांसें एकदम बंद हो जाएंगी। आई एम सॉरी, पर्ल रो देने को हुई। नॉट एक्सेप्टेड। जैक ने शान झुकाया, उसका हाथ पकड़े वो उसे वहाँ से ले जाने लगा। मैं शर्मिंदा हूँ, पर्ल ने मुँह भी सोड़ा। मैं क्या करूँ इस शर्मिंदगी का? जैक ने उसे दूसरी गाड़ी में बैठने को सवाल किया। मैं आपको उल्टा दूंगी, पर्ल मुँह में मुनमुनाई। जैक का कहका निकला, मैं सोच समेत लूँगा, और वो भी ऐसा सोच के तुम अपनी पूरी ज़िंदगी भी नहीं उतार सकते हो। जैक ने ज़ुबानी नज़रों से उसे देखा, हिद्दत भरे लहजे में कहा। पर्ल ने उसकी जानिब देखा, जो उसे छोड़कर पीछे हटा था। जैक आप कहाँ जा रहे हैं? वो गाड़ी से बाहर निकलती कि जैक ने उसे अंदर धकेला। तुम शराफत से बैठो, वो घूर कर बोला। पर्ल मुँह छोड़कर पीछे पड़ी और जैक के लिए दूसरी गाड़ी देखकर उसे याद आ गया और उसने सर थाम लिया। उस शख्स अपनी जंग को नहीं छोड़ सकता था। पर्ल को मारपीट के भी अल्फाज याद आए। पर्ल तुम अच्छी ड्राइव करती हो, मगर जब तुम ओवर होती हो तो तुम मेरी गाड़ी का भरता बना देती हो। मारपीट की रोती बसूती आवाज़ पर वो उसे अपनी
शर्मिंदा नज़र शर्मिंदगी आई नज़र याद आई। इतने बड़े नुकसान पर वो उसको उल्टा भी लटका सकता था, मगर उसने कुछ खास नहीं किया, जबकि मारपीट उसे कैसे छिड़क देता था। खैर, गलती भी तो उसकी होती थी। जैक की गाड़ी देखकर उसने जैक को देखा। डेट पर टेक केयर इन एवरी सिचुएशन, जैक ने उसको एहसास में कहा तो वो मुस्कुरा दी। डेयर जैक, हरने के लिए तैयार हो जाए, उसने कहा, जबकि जैक मुस्कुराया और दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखकर एकदम गाड़ी को रेस दी। हवा के झोंकों पर दोनों गाड़ियां आगे बढ़ी थी। खुशगवार हवा भी खिलखिलाती उन दोनों के चेहरे से टकराती अटकलियां करने लगी थी। दोनों गाड़ियां का शोर फिजा में बुलंद हुआ। जैक की गाड़ी पल की गाड़ी से पीछे थी, पर अपनी फतह पर बेहद खुशी महसूस कर रही थी। बस जीत उससे दूर नहीं थी, क्योंकि पल को सार के साथ गार्ड्स नजर आ रहे थे, यानी उसे वहीं रुकना था। वो चंद लम्हों में वहां तक पहुंची और गाड़ी रोककर वो चीखती हुई गाड़ी से बाहर निकली। याहू, मैं जीत गई, यस यस, वो चलती जश्न बना रही थी कि सार्क ने हैरत से उसको देखा, जबकि जैक की गाड़ी सन से आगे बढ़ गई। मैम, यहाँ पर तो रेड लाइन नहीं थी। सार्क ने उसे एहसास दिलाया था कि वाकई कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। पल के हाथ हवा में बुलंद रह गए, जबकि जैक की गाड़ी ने गोल घेरा सिया सड़क पर बनाया। एक धुआं सा चारों तरफ में फैल गया। एक धुआं चारों अतराफ में फैला। जीत का निशान दिशा था, पर हमने खड़ी जैक और उन सबको देख रही थी। तो तुम बेवकूफ़ इंसान, तुमने अपने हाथों में ये लाल कपड़ा क्यों पकड़ा? पर उस पर चीखे, जबकि सार्क मुंह बना के पीछे हटा। जैक गाड़ी रोककर बाहर निकला। वो गाड़ी से टेक लगाकर वो गाड़ी के पास खड़ा हुआ पर्ल को देखने लगा, जिसने ज़मीन पर पाँव पटके थे। आप और आपकी ये टीम चीटर है बस, पर्ल गुस्से से चीखी, जबकि जैक का कहका हवा में बुलंद हुआ। मैं फेयर गेम जीता हूँ, तुम यहाँ रुकी क्यों थी? वो उसके करीब आता बोला, इस सार्क को नौकरी से निकाल दें, वो भड़कती बोली। सार्क ने हैरत से देखा, जबकि पर्ल का बस नहीं चल रहा था। सार्क का मुंह ही नोच ले। जैक ने उस जंगली स्नो वाइट को जल्दी से उचक लिया। यू लॉस्ट द गेम बेबी गर्ल, वो उसके कान पर काटा आंख मार कर बोला, जबकि पर्ल सुन सी रहेगी। आप इसे निकालें, वो कंफ्यूज से बोल रही थी। जैक ने उसको एकदम उठाकर शाने पर डाल लिया। जैक, आप चीटर हैं, बहुत बड़े चीटर हैं, बातों को घुमाते हैं। उसकी कमर पर मुक्के बरसाती गुस्से से बोली, जबकि जैक को परवाह भी नहीं थी। उसने अपनी गाड़ी में उसे पटका और सबको वहाँ से जाने का इशारा किया। जैक भी उसी गाड़ी में सवार हुआ और गाड़ी अपने सफ़र पर चल निकली। एक दिल धड़का देने वाला सफ़र। पॉल को उसकी शर्त याद थी, यू विल बी पनिश्ड। जैक ने उसकी जानिब देखा और उसकी और आंख दबाई। पल की सांसें भारी होने लगी। मैं हारी नहीं हूँ, और हांसी हुई। जैक मुस्कुरा दिया, मुझे डर लग रहा है कहीं तुम इस गाड़ी को नुकसान भी ना कर दो। जैक अपने हंसी दबाते बोला, मैं शर्मिंदा हूँ जैक। उसे याद आई वो गाड़ी कितनी खूबसूरत थी। मैंने कहा ना स्नो वाइट, तुम्हें तुम्हें हाँ करना होगा मेरा नुकसान। तुम हारी, शर्मिंदगी से पूरा नहीं होगा, उसने कहा, जबकि जैक ने उसकी जानिब देखा। पर्ल ने उसकी जानिब देखा। मुझे कैसे करना मुझे कैसे है करना होगा। वो उसकी नज़रों से अपने दिल की बेशुमार धड़कनों और भारी होते नफ्स को संभालते सवाल करने लगी। कम जैक ने हाथ बढ़ाया और उसकी अपनी जानिब लाया। पल का दम सा निकला। उसके वजूद में सर्द सी लहर दौड़ उठी। वो उसको आंखें फाड़े देख रही थी। जैक ने उसका बाजू हिलाया, जिससे उसे होश में लाया हो। पल घबराहट से अपनी पेशानी पे फूटे पसीने को साफ करने लगी, जबकि सर्दी अच्छी खासी थी। जैक का हाथ अब भी नहीं हटा था। पल ने अपना कामता हाथ उसके हाथ में दिया। उसके हाथ की हिद्दत और उसके हाथ पर जैक के हाथ के दबाव ने उसके पूरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ा दी। जैक ने पल को अपनी जानिब खींचा, जबकि दूसरे हाथ से स्टीयरिंग को संभाले हुए था। पल के दिल की धड़कनों में जैक के नाम पर रक्स करना शोर उसके कानों में गूंज रहा था और उसे सुनाई दे रहा था। ये शोर जैक तक पहुंच रहा था। जैक की ख्वाहिश को पूरा करते हुए वो उसके बेशुमार नज़दीक आ गई, जबकि जैक ने एक झटके से गाड़ी रोक ली। पर उस बढ़ती कंफ्यूज, नर्वस, बेबस से, जबकि जैक उसके बालों की महकती लटों और उसके कपड़ों से उड़ती उसकी खुशबू से बहक चुका था। उसके सर पर नशा सा सवार होने लगा, जो पल के नाम का था। उसने पल की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने से नज़दीक कर लिया कि पल की सुराहीदार गर्दन में जैक के चेहरे का लम्स महसूस किया जा सकता था, और ये लम्स पल के वजूद को सर्द कर रहा था। जैक ने उसके बालों में हाथ डाला। सुनहरी बाल बिखर गए। हवा अटलाती उन दोनों के माबैन 10 इंच भर के फासले को पार करने लगी। जैक ने उसके चेहरे और अनारी होंठों को अपने चुन्नी भरी तपिश रबत लिफ्ट में बुरी तरह काबिज कर लिया।
जबकि बल कपकपाओ थी, लीड की हड्डी उसमें सुनाओ थी, जबकि जैक का लम्स बेकरार था, शिद्दत पसंद था, जानलेवा था। ऐसा कि पल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जैक की इस खुमार को वो समझ नहीं सकी। गाड़ी के माहौल में हरारत से बहन गई, जबकि पल कसमसा कर उससे दूर हुई। जैक ने उसकी बंद होती आंखों और लरजती पलकों को देखा। मैंने कहा था ना तुम्हें करना होगा। जैक को ये फासले खटकी। यहाँ उसकी तवज्जो इधर उधर दिलाई कि वो अपने घर में नहीं है। नुकसान कहाँ का किया है स्नो वाइट? जैक ने उसके चेहरे पे अपनी उंगली का जादुई रंग देखा। पल की पलकों पर बोझ सा बढ़ गया, तनफ्फुस बेकरार सा हो गया। मैं बाहर निकलूं, उसने उसे मनाने से रोका। पल ने खुमार ज़्यादा बोझल आंखों को खोला और जैक ने उन्हीं पर फिर से अपना शिद्दत से लबरेज लम्स बिखेर दिया कि पल तड़प सी गई, घबरा कर जल्दी से बाहर निकल गई। वह को उसे मुश्किल हुई थी, जबकि जैक को वो समझ नहीं सकी थी कि आखिर वो क्या चाहते हैं, मगर उसे अपनी जान छुड़ाने का वो वहाँ से फरार हुई थी। जैक ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सीट पर बैठे उसको देखा। मैंने कहा तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वो दोनों घुटनों पर हाथ रखे उसकी जानिब देखता बोला। पल ने मुंह पर छोड़ा। जैक के इरादे से कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे, जिससे वो घबरा रही थी। मगर ये चीटिंग थी। पल ने अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हारा कौन है? जैक उठा और उसके नज़दीक आया। मैं, पल ने कहा और सर झुका दिया, जबकि जैक ने उसे अपने हाथ हैंग करने का इशारा किया। पल को एहसास हो चुका था ये पनिशमेंट सख्त होने वाली है। जैक की आंखों में अजीब सुरूर था, पल उन्हीं आंखों पर बहकने लगी थी। जैक ने उसको घूरा, गोया को उसकी बात मानने के लिए कहा। तो पल को ना कुछ समझ से तो पल ने कुछ झिझकते हुए अपने हाथ ऊपर कर लिए। जैक ने उसके चेहरे पर फिर से लम्स की शिद्दत बिखेर दी। पल के हाथ गिरा और जैक उससे दूर हुआ। आंखों में गोली उतर गई। पल ने बेबसी से उसको देखा, जबकि जैक ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी जान सुलगा रहा था और रियायत भी नहीं दे रहा था। पल ने हिम्मत करके दोबारा उसकी बात मानी, उसके हुक्म को बजा लाया, जो कि उसके लिए मुश्किल अमर था, क्योंकि जैक की गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसके ओवरकोट के बटन खोले। वो झूलते ओवरकोट और ब्लैक शर्ट को देखने लगा। पल ने अपनी आंखों को खोला और जैक ने उससे 2 कदम दूर किए। पल उसके इस अमल को समझना चाह रही थी, जो कि गाड़ी से पानी की बोतल निकाल कर उसके सामने ज़मीन पर रख चुका था। यू हैव टू ड्रिंक दिस विथ हैंगिंग हैंड्स। संजीदगी से मुस्कुराती आंखों से कहा कि उसने पल की हैरत भरी निगाहों में अनकाएं डाली। वह ये पॉसिबल नहीं, पल ने कहा। जैक ने शाने झुका दिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जैक ने उसकी लिपस्टिक को अपने अंगूठे की मदद से फैला दिया। पल फिर से घबरा उठी। ओके डू इट, जैक ने कहा और गाड़ी के खुले दरवाजे की सीट पर जाकर बैठ गया। पल ने उसको बेबसी से देखा। व्हाट आई डू? पल मनमनाई। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जैक ने इलेक्ट्रिसिटी का धुआं फिजा में बुलंद किया। पल बिन पिए ही बहकी हुई थी और वह पीना चाहती भी नहीं थी। और मुझे ना पीनी हो तो वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। मुकाबिल बेलचक था। कोई ऑप्शन नहीं स्नो वाइट, तुमने मेरा नुकसान किया और जैक नुकसान का लिहाजा हम लिहाजा पहले लिए बिना तुम्हें आज़ाद नहीं करेंगे। उसने 2 टोका। पल ने हाथ नीचे किए। वो उसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आईब्रो झुका कर उसकी जानिब देख रहा था। पल पर उसके लम्स ने जादू बिखेर दिया था। जैक की तरफ बढ़ते उसने वाइन की बोतल को जूते से साइड पे गिराया तो वो ज़मीन पर बहने लगी और कुछ यहाँ तक कि जैक की चमकती आंखों में दिलकशी से फैल गई। यानी वो उससे यही चाहता था। पल जो उसके सहन में जकड़ी हुई थी, उसके हाथ से सिगरेट दूर करके वो उसके चेहरे पर खुद से छोटी सी खौफसदा से जसारत कर गई। जैक सांसें थामे उसको महसूस करने लगा। दिलकश था ये मंजर, मगर तादेर पल की इनोसेंट शरारत बरकरार न रह सकी, क्योंकि जैक रोबो ने उसको खुद में उस पर शिद्दत निछावर कर दी थी। वो बेताब लम्स अपने चेहरे से नीचे महसूस करती, उसके कोट को मोटे में जकड़ गई, जबकि जैक रोबो ने उसे अंदर पटका। पल बेदम से उसके रहम और करम करती वो खुद भी गाड़ी में बंद हो गया। एक मायने खेज खामोशी एतराफ में फैल गई। दोनों के दिलों की धड़कनों की ताल हवा को भी मसरूर कर गई थी। जैक रोबो उसकी ब्यूटी के आगे हार गया था। ये शायद नेचुरली उसके अंदर इतनी कोशिश रख दी गई थी कि जैक रोबो को उधर भी अपना आप सब कुछ हारना था। पल की एक काविश जैक रोबो के उसे इतना नज़दीक ले गई थी कि जैक रोबो अब उसे खुद से जुदा नहीं कर सकता था। रोज़ बरोज़ हर पल के साथ वो उस पर सब कुछ निछावर कर देना चाहता था, जबकि पल जैक रोबो के आगे हर बार हार जाती थी।
दिल के उजालों में दिन के उजालों में चहचहाती चिड़ियों की म्यूज़ कर देने वाली गुनगुनाहट बेमिसाल थी। पलका सर जय के सीने पर था, जबकि जय की गिरफ्त उस पर सख्त थी, जबकि वो आंखें बंद करके भी सोया ना हो। पल ने आंखें खोली और एकदम झटका खा के उठी, जबकि उसके उठने पर जय की भी नींद टूटी थी। पल को खुलकर वो आंखों पर हाथ रख गया, जबकि पल मुंह बनाकर हाथ रखे हैरान और परेशान थी। उसका कोट जय के कदमों में था, जबकि अपनी हालत पर वो शर्मिंदा ही हो सकती थी। जैक, उसने अपना कोट अपने ऊपर लेते उसको हिलाया। जैक ने आंखों पर से बाजू हटाए, उसकी नज़रों से पल शर्मिंदगी सी ज़मीन में गिरने लगी। गुड मॉर्निंग स्नो वाइट, जैक मुस्कुराया। यू पे वेरी वेल, उसने उसके गाल पर चुटकी ली। पल के चेहरे पर गुलाल से खिल गए। घर चलें, उसने एहसास दिलाया कि वो दुरुस्त जगह पर नहीं है। अब यहाँ ट्रैफिक बढ़ने लगी थी। एक शर्त पर। जैक ने उसके हाथ से कोट लिया। आज से पहले अपने दिल में इस किस्म के जज्बात महसूस नहीं हुए थे। क्या? पर जो उसकी रात की गुर्बत के असर से नहीं निकली थी, उसकी बात पर उसको देखने लगी। हम दोबारा शर्त ज़रूर लगाएंगे, उसने उसके आगे हाथ बढ़ाया। पर्ल ने ज़ोर शोर से नफ़ी की, जबकि जैक का कहका उभरा। जैक वापस लौटते ही ऑफिस चला गया था, जबकि पर्ल इस कदर थकावट थी कि वो बिस्तर पर ऐसे गिरी और जल्दी गहरी नींद में उतर गई। जैक के साथ गुजारने वाला हर लम्हा उसके लिए कीमती बनता जा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी उस शख्स की नफरत और दुश्मनी ने उसके दिल में इस कदर खौफ और वहशत उतार दी थी, और जब वो नरम हुआ तब भी उसकी जान पर गज़ब हिलाया था उसने। और नींद में भी जैक को महसूस करके मुस्कुरा दी, और अचानक उसकी आँख खुली तो जैक इर्द-गिर्द नहीं था। गोया कि वो उसकी आवाज़ों पर इतना सवार हो चुका था कि वो नींद में भी बस उसके तसव्वुर में घायल थे। उसे जैक की तस्वीर देखकर वो शर्मा सी गई। चेहरे पे मुदम के गुलाल खिल उठे, जबकि उसने घबरा के अपने नाखूनों को काटना शुरू कर दिया, और जल्दी ही वो अपनी इस हरकत से आधी जागी, उठी और फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। 20 मिनट बाद वो भीगे बालों से बाहर निकली तो सर्दी के एहसास से कपकपा उठी। जल्दी से जैक का कोट, जो कल रात उसके वजूद का हिस्सा था, उठा के अपने ऊपर ले लिया। जैक की खुशबू, जो कि अब खत्म हो चुकी थी, मगर इतनी दिलकशी थी कि वो उसके कॉलर को नाक के करीब करके बार-बार उसकी खुशबू को महसूस करती। अपने भीगे बाल संवारते हुए उसके लबों पे मधुर मुस्कुरान थी, और अचानक से याद आया वो जैक का कितना बड़ा नुकसान कर चुकी थी। अगर वो ये नुकसान किसी और का करती तो शायद वो उसका बुरा हश्र कर देता, या शायद उसे इस गाड़ी के पैसे भरने पड़ते, मगर जैक ने उसे कुछ नहीं कहा था। जैसे उस इंसान की उसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी। शायद वो बहुत ज़्यादा अमीर था। वह हैरान थी। फिर उसे याद आया कि वो माफिया किंग था, जिसका नाम ही इलीगल था। वो अमीर ना होता तो कौन होता? मगर फिर भी उसने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उसे उस गाड़ी का दोबारा सवाल नहीं किया था। पर को अचानक वो बहुत अच्छा लगने लगा, और वो कोई धुन गुनगुनाती उसकी तस्वीर के आगे खड़ी तैयार होने लगी। आज उसने टॉप पहना था, और वो वाइट बेबी पिंक कलर का टॉप उस पर बहुत सूट कर रहा था। मगर एक मुसीबत थी कि वो हाफ घुटनों तक आता टॉप था। ये सब जैक ने ही खरीदा हुआ था। उसने आज से पहले हाफ टॉप नहीं पहना था। कुछ घबराहट का शिकार होती वो था देख खुद को मुख्तलिफ सावियों से देखती रही। ये न्यूयॉर्क था, यहाँ की ड्रेसिंग यही थी, मगर वो फिर भी सर्दी के बायस कभी हाफ टॉप नहीं पहन पाई थी। और शायद पहले उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो कोई महंगा लिबास अफोर्ड कर पाती। वो अक्सर जीन्स शर्ट में मौजूद होती थी। खुद को मजबूत करके उसने बालों को संवारा, और स्टॉप पर उसने चेक का कोट पहनकर अपनी स्नैप्स लेना शुरू कर दी। उसे चेक उसे जैक की स्कर्ट और उसके अंदर से उड़ती खुशबू बहुत भली लग रही थी। दिल कर रहा था वो इसे खुशबू में समा जाए। वो ताज़ा तस्वीरें लेती रही, और फिर उसने कोट को बेड पर बिछा दिया, जैसे जैक्स रोबो लेता था, और फिर वो कोट के ऊपर लेटी तस्वीरें लेने लगी। अपने कारनामे में वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। दिल तो किया जैक्स को अपनी पिक्स भेज दे, मगर शर्म आने लगी तो वह सेल फोन बंद करके अपनी जगह से उठी और रूम से बाहर निकल आई। चेहरे का निखार अलग ही था। सामने जेंजी और माही थी, और वो पर्ल को देखकर शॉक्ड रह गई। आंखें पड़े उसे हाफ टॉप में देख रही थी, जिसमें उसके जिस्म की रवानी वाजिया थी। पर्ल को अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ कि नज़रों से ही हो गया था। वो उल्टे कदमों कमरे में दौड़ी। दिल की हार्ट जोर से ज़्यादा हो गई थी। हमें अजीब लग रही थी। उसने गुस्से से खुद को कहा, और जीन्स शर्ट निकाल के पहनी। अपने पुराने होली में मुतमईन से पूरे कॉन्फिडेंस से बाहर निकली थी। उन दोनों का उसको देखकर कहका उभरा, पर शर्मिंदा सी रह गई। पहले मैंने जैक्स हाफ गर्लफ्रेंड देखी थी, और अचानक एक खुशी बाहर आ गई थी। जेंजी ने उसको देखते कहा,
तुम्हें कितनी बार कहा है बोल्ड लफ्ज़ यूज़ मत किया करो। माही ने जेंसी को रोका जबकि जेंसी दांत दबा के पलकिन से झूले से उठने का नाम नहीं ले रही थी। अच्छा बस अब शर्माना बंद करो। माही ने उसको खींचा और चेयर पे बिठाया। पर्ल को भी काफ़ी भूख लगी थी और फिर वो दोनों पर्ल को छेड़ती हुई नाश्ता करने लगी। पर्ल भी शर्माती शर्माती नाश्ता कर रही थी। जेंसी ज़्यादा और माही कम कम उसको छेड़ रही थी, जबकि उसके जैक के नाम से छेड़छाड़ बहुत भली लग रही थी। लॉन्च में दाखिल होते एम्मा ने मंजर देखा और पर्ल के चेहरे के गुलाल देखकर वो अपने अंदर उठने वाले तूफान को दबाते चेहरे पे मकमल मुस्कुराहट से जाए वो उन तीनों के पास आई और चेयर खींच के वो तीनों खामोश बैठ गई। तो वो तीनों खामोश हो गई। कैसी ऊपर एम्मा के पूछने में पर्ल को पानी पीते खांसी लगी और वो बुरी तरह खांसने लगी, जबकि एम्मा ने जल्दी से उसकी कमर को सहलाना शुरू कर दिया। आर यू ओके? एम्मा फिक्रमंदी से बोली, जबकि बाकी दोनों अपने फोक छोड़े उन दोनों को देख रही थी। पर्ल ने एम्मा की जानिब देखा और अपनी खांसी को कंट्रोल किया। ये तुम क्यों मगरिब से निकल आई हो? जेंजी ने तंज किया। क्या मतलब? उसने आंखें घुमाई। खैर मतलब तुम्हें सब पता है। इतनी मीठी क्यों बनी हुई हो? पर्ल को एक्सेप्ट कर चुकी हो? वो मेरे हैंडसम ब्रो की वाइफ है। जेंजी ने तंज किया, जबकि एम्मा ने गहरा सांस भरा। हाँ कर चुकी हूँ। पर्ल का तो कोई कसूर नहीं है। जैक ने मेरे साथ जो भी किया, जिस किस्म का ताल्लुक था, और अब जबकि वो रुक गई, पर्ल झुक कर उसकी जानिब देखने लगी। तुम बकवास बंद करो अपनी। जेंजी को उसकी मायनेलेस गुफ्तगू एक आंख ना भाई। डेली जेंजी ये माही थी जो कि एम्मा की आधी बात को पूरा समझ चुकी थी और एम्मा अपने लबों की मुस्कुराहट को उसकेगी। उसने तो सोचा ही नहीं था उसका सारा काम माही कर सकती है ये बकवास करके। और तुम मान लो कि जेंजी ने भड़क कर कहा, तुम जैक को नहीं जानते, वो कितना खर्ची है। माही ने भड़क कर कहा। एम्मा अपनी मुस्कुराहट दबाकर जंग देख रही थी। सब बकवास है, जेंजी ने कहा। पर हमारक नज़रों से उनको देख रही थी, जबकि माही वहाँ से गुस्से से उठकर चली गई और जेंजी भी भड़क कर उठी। एम्मा ने पर्ल की जानिब देखकर जो सर झुकाए बैठी थी। तुम नाश्ता कर लो, और मैंने भी जो तुम्हारे साथ किया मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, पर चलो आओ दोस्ती कर लेते हैं। एम्मा ने दिल पर पत्थर रखकर कहा। तो पर्ल नासमझी से उसको देखने लगी। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? एम्मा ने मासूमियत से आंखें पटपटाईं, जबकि पर्ल एकदम होश में आई। नहीं, मैं वो कुछ समझ ना सकी। चलो फिर ज़्यादा ना सोचो, अब से हम दोनों दोस्त हैं, ओके? एम्मा ने उसका हाथ थाम लिया। उसके हाथ में गर्मजोशी महसूस करके पर्ल मामूली सा मुस्कुरा दी। शायद उसे एहसास हो गया था, उसने सोचा, मगर एम्मा की पहली बात पर जहन ठहर गया था। क्या तो तुम्हें क्या क्या पसंद है? एम्मा ने हल्के फुल्के अंदाज में अपने लिए जूस बनाते हुए पूछा। पर जो उठने के लिए पर तोल रही थी उसकी जानिब देखने लगी। जैक उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, जबकि एम्मा ने तिरछी नज़रों से उसको देखा। वह मुश्किल मुस्कुराई। ओह यस, वो किसको नहीं पसंद? वह हैंडसम है, चालाक है, ज़हीन है और बेशुमार अमीर। और क्या चाहिए? एम्मा ने तंजिया किया। वो सॉफ्ट हैं, सहरंगेज़ हैं, केयरफुल हैं। पर्ल ने अपना तजिया रखा। वो माफ़ नहीं करता, उसके अंदाज जंगली हैं। एम्मा ने उसकी आंखों में देखा। पर्ल को कल रात का मंजर याद आ गया। हाँ होंगे, मगर मेरे लिए नहीं है। पर्ल ने शाने झुकाए। एम्मा जल्द उनसे गई। माइंड मत करना, मगर हमने तुम्हें पीटते देखा है। वो ज़रा तो मस्कर सेंसी। पर्ल का चेहरा फीका सा पड़ गया, जबकि एम्मा को दिली से तस्कीन मिली। अच्छा खैर छोड़ो, अब हम फ्रेंड्स हैं, चलो कहीं चलते हैं। एम्मा ने कहा। तो पर्ल ने नफ़ी की। नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, उसने माजरत का लहजे में कहा। बोला क्यों? आओ ऊपर चलते हैं, जैक की फेवरेट जगह है, और वो मैं और जैक अक्सर वहाँ जाते थे। एम्मा ने ऐसे कहा जैसे लापरवाह हो। उसका हाथ पकड़ के उसे खींचती हुई अपनी गाड़ी तक ले आई। पर्ल ने दोबारा इनकार भी नहीं किया, मगर एम्मा ने उसके इनकार को घास नहीं डाली। पर्ल ने दोबारा इनकार भी किया, मगर एम्मा ने उसके इनकार को घास नहीं डाली। अचानक वहाँ लैला की गाड़ी भी आ रुकी। हाय एम्मा, कहाँ जा रही हो? पर्ल को उसके साथ देखकर वो मुस्कुराई, यानी एम्मा अपने प्लान पे उतर चुकी थी। हाय पर्ल, लैला ने कहा। तो पर्ल के लिए दूसरा शौक था, वो बस सर हिला के रह गई। हम लव बार जा रहे हैं, तुम भी हमें ज्वाइन करोगी? एम्मा ने कहा। तो लैला ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं यार, पूरी रात पार्टी अटेंड करके थक चुकी हूँ, बेस्ट करूँगी, लैला ने कहा और उन्हें बाय कहती अंदर चली गई, जबकि एम्मा ने तेज़ी से गाड़ी बाहर निकाली। न जाने क्यों, मगर पर्ल को एम्मा के साथ होने से खौफ महसूस हो रहा था। कौन सा सॉन्ग पसंद है पर्ल तुम्हें? एम्मा ने पूछा। तो पर्ल ने नफ़ी की। मैं सॉन्ग नहीं सुनती ना, मुझे ज़्यादा पता है, बस थोड़ा बहुत, अगर कभी सुन लिया तो बस वही। पर्ल ने कहा। तफसील? पर्ल ने तफसीली जवाब दिया। एम्मा ने उतार कर उसको देखा। किस कदर बोर हो तुम? एम्मा ने कहा। तो पर्ल को शर्मिंदगी हुई। जानती हो जैक को एक्टिव बोल्ड लड़कियां पसंद है, एम्मा ने बताया। तो पर्ल ने उसकी तरफ देखा। वाकई? जैक की पसंद ना पसंद नहीं जानती तुम? पर्ल की आंखों में हैरत देख के एम्मा का कहका लगाने को दिल किया। तो वह जैक को समझ क्या रही थी? क्या वो बच्चा था?
जब हम मोस्टली पार्टीज अटेंड करते थे तो जैक वो रुक गया पर उसकी तरफ उजरत में देखा। फिर जैक सवालिया नजर था। खैर छोड़ो, तुम बेबी हो, जैक तक महदूद हो। अब जबकि तुम्हारी दोस्ती हो गई है तो मैं तुम्हें जैक की पसंद के मुताबिक ढाल दूंगी। एमा ने चाहती नज़रों से उसको देखा और एकदम पुरजोश दिखाई देने लगी। तुम सच कह रही हो? उसने कहा तो एमा ने साथ में सर हिला दिया पर खुश होगी। पहले तुम ड्रेस चेंज करो यार, बंदे का स्टैंड आउट होता है। क्या टीन एजेस की तरह गैलिस ट्राउज़र और ट्राउज़र चढ़ाए फिरती हो? यू वांट सम टॉप्स, सम स्कर्ट्स? एमा की बातें पढ़ने जल्दी से नफ़ी की। मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती ऐसे कपड़ों में। उसने कहा यार, जैक को अपना दीवाना करना है तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। एमा ने फैसला जैसे उस पर छोड़ दिया। करना चाहो तो करो, ना करना चाहो तो ना करो। जबकि पर इस कदर बेवकूफ़ थी कि जान ही ना सकी। बिना इन चौंचलों के जैक उस पर मर मिटता था, मगर शायद वह एमा के जाल में जल्दी फंस गई थी। एमा ने उसके लिए ड्रेसेस खरीदे तो वो बिल्कुल भी माकूल नहीं थे, पर वो उन्हें पहनते हुए भी शर्मिंदगी हो रही थी। यार पर तुम जैक की बोल्ड गर्लफ्रेंड बनो यार। एमा ने उसको उकसाया और उसने वो ड्रेसेस वेयर कर लिए, मगर वो बुरी तरह कंफ्यूज थी। जबकि एमा उसको देखकर जुलूस उठी थी। उसका कमसिन हुस्न इस लिबास में रोशनियां बिखेर रहा था कि वहाँ खड़े लोग उसकी जानिब मुतवज्जा होने लगे। ऊपर से उसका मासूमियत से कंफ्यूज होना उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा गया। एमा ने बिल पे किया और खामोशी से वहाँ से निकल गई। पर्ल भी उसके पीछे पीछे निकली और जल्दी से गाड़ी में छुप गई। मैं अच्छा महसूस नहीं कर ली। पर्ल ने एमा की जानिब देखा। ओह व्हाटएवर, एमा ने हंस के कहा तो पर्ल खामोश हो गई और जल्दी से वो लव बार पहुँच गए, जहाँ इस वक्त भी काफ़ी रिश्ता। पर्ल अपनी स्कर्ट को नीचे करते करते अंदर आई। एमा ने अंदर एंट्री होते ही म्यूजिक पर थरथराना शुरू कर दिया। अलबत्ता पर्ल बुरी तरह कंफ्यूज थी। ना ये काम उसने पहले किया था और ना ही वो कंफर्टेबल हो रही थी। एमा के लाख स्टार पर भी वो स्टेज पर डांस करने नहीं गई। एक सोफे पर बैठी वो एमा को देख रही थी। क्या जैक को ऐसी लड़कियाँ पसंद थी? क्या एमा बोलती सांसों के से उसके पास आई। ये जगह ऐसी है कि बंदा होश गंवा दे, एमा ने ड्रिंक्स ऑर्डर करते कहा, जबकि पर्ल ने नफ़ी नहीं किया। जबकि पर्ल ने इनकार नहीं किया कि वो ड्रिंक नहीं लेती। वो एमा को साबित करना चाहती थी कि ये उसके लिए आम बात थी। ड्रिंक सर्व हुई और एमा ने ग्लास उठा लिया। वो आधी थी, तभी आराम आराम से पी रही थी, जबकि पर्ल ने जिसे ग्लास उठा के एक सांस में चढ़ा। एमा को अंदाज़ा हो गया कि ज़रूर अब मज़ा आने वाला है। पर्ल ने खामोशी से ग्लास पटका, जबकि एमा ने और मंगवा लिया। आज वो खासा मसरूफ़ रहा क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी जिन्हें देखना था। उसका माल अब आसानी से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था। वो जानता था उसके दुश्मन को सुकून नहीं आएगा, मगर दुश्मनों में आग लगा के वो जितने सुकून में था उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था। उसने अपने साथियों के फोर्स पे एक बड़ी पार्टी अनाउंस कर दी थी, जिसका वेन्यू और मेन्यू दुनिया जानती थी। ये वो जैक स्ट्रॉबर के जश्न की पार्टी थी। जैक्स, तुम्हें कल दुबई के लिए निकलना होगा, वहाँ का सफ़ीर तुमसे मुलाकात करना चाहता है। स्टीफ़न उसके पास आया। और ये ज़रूरी है, हमारे लिए बेनिफिट होगी, स्टीफ़न ने कहा तो जैक ने गहरी सांस खींची। ओके, तुम सब फाइनल कर दो, जैक ने कहा और अपनी जगह से उठा। पार्टी का इंतज़ाम परसों ही रखना, मैं प्राइवेट प्राइवेट जेट में जाऊंगा तो परसों आ जाऊंगा, उसने कहा। स्टीफ़न ने सर हिलाया। एक ट्रांसलेटर का भी अरेंज लाजमी कर देना, जैक ने उसे याद दिलाया। जब स्टीफ़न बाहर चला गया, जैक ने कुछ देर खुद को तन्हा पाके मैं सुकून महसूस किया और उसने गुज़िश्ता कल गुज़री रात के पल 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 के साथ लम्हात को याद करके उसके लबों पर मुस्कान बिखर गई। यह अजीब था, काफ़ी हद तक वो खुद भी हैरान था। अपने बदलते जज्बात पर पल के लिए उसके दिल में जज्बात उठते थे और वो वाकई दिलचस्प था। उसको मज़ा आ रहा था इन नरम गरम जज्बात को महसूस करके। और उसका ख्याल आते ही उसने अपना मोबाइल उठाया। पर्ल का मोबाइल उससे अटैच था, यहाँ तक कि वो कोई भी एक्टिविटी करती है वो सब जैक के पास शो हो जाती। उसने अपना सिस्टम अपडेट किया और ऊपर पर्ल की एक्टिविटी का नोटिफिकेशन आने लगा। जैक ने उसकी सारी पिक्स देखी जो उसने टॉप पहन के जैक के कोट के साथ खींची थी। उसके लबों पर मुस्कान बिखर गई। शी फोर्स मी टू वाइट फॉर हर, उसने गहरी सांस खींचते कहा और उसकी लोकेशन चेक की और एकदम चेयर को छोड़ के खड़ा हो गया जब उसकी लोकेशन ने लबार का सिग्नल दिया। ये वहाँ क्या करेंगे, उसने हैरानगी से सोचा और बिना तवक्कुफ के वो वहाँ से बाहर निकला। जैक्स अपनी जगहों के बारे में बखूबी वाकिफ था। वह जानता था लबार क्या जगह है, तभी वो वहाँ से भागता हुआ निकला। स्टीफ़न इस
उजरत पर उसके पीछे दौड़ा मगर जैक ने उसे हाथ से रोक दिया। वो ये मामला खुद देखता, उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी। जैक गाड़ी में बैठा और खुद गाड़ी को स्पीड से रिवर्स के लगाकर वो लव पार्क की तरफ बढ़ा, जबकि उसके पीछे उसके गार्ड्स भी थे। जैक मुझे पसंद है। वो बोतल को हाथ में पकड़े टेबल पर खड़ी चीखी, जबकि तेज म्यूजिक पर टॉप और सिगरेट में और स्कर्ट में मदहोश सी चूर थी, किसी का भी ईमान खराब कर सकती थी। एमा ये ड्रामा काफ़ी देर से देख रही थी और काफ़ी महफूज भी हो रही थी। और पता है, वो जो चुड़ैल बैठी है ना, बार के सब लड़के उसके गिर्द थे। उसने मासूमियत से सबसे कहा और बोतल को मुंह से लगा के बोतल चुराई। सब लड़कों ने एमा की तरफ देखा, जबकि एमा ने तब पर उसको देखा। ये जैक से बहुत चिपकती है, उसने कहा और धप से टेबल पर बैठ गई। नशे ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया था। ज़ोर ज़ोर से टेबल बजाते उसे कोई एहसास नहीं था वो क्या कर रही है, कौन से छू रहा है, कौन उसके हुस्न से अपनी आंखों को खेस कर रहा है। जैक इस माइन पर चीखी, सबने तालियां पी डाली। ज़रूर ये शोर ज़्यादा मज़ेदार था। जबकि पर्ल को माइक नज़र आ गया और जल्दी से टेबल पर से उतरी और हिल वाले शूज़ उतार के उसने वहीं फेंके और नंगे पाँव भागती हुई माइक के पास पहुंची और चलते कूदते उसने टूटे फूटे गाने गाते सबका सबके कह के निकल रहे थे, जबकि पर्ल ने स्टेज पर झूलना शुरू कर दिया। जैक रॉबर इज़ माई हस्बैंड, माई लव, माई बॉयफ्रेंड, उसने माइक पर चीख चीख कर कहा और खिलखिला उठी। एमा ने गहरा सांस भरा। उसने ख्वाहिश कि जैक को यहाँ होना चाहिए था। वो जानती थी लोग उसकी तस्वीरें खींच रहे हैं और जल्द ये बात फैल जाएगी, यानी यहाँ से बर्बादी की इब्तिदा थी। वो पर्ल को जैक की ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये बात पर्ल को पता होनी चाहिए थी। उसने जैक को उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत की और उसे उसके लिए ये करना था। एमा ने नागवारी से सोचा और वहाँ से उठ के वो बाहर निकलती कि उसे जल्दी से छुपना पड़ा, क्योंकि आगे पीछे की गाड़ियाँ रुकी थी और वो गाड़ी जैक रोबो की थी। वो जल्दी से अपना रुख मोड़ की। जैक आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ और जैसे अंदर दाखिल हुआ पर तेज म्यूजिक पर हाथ में बोतल लिए वहाँ मौजूद कई लड़कों के बीच में डांस कर रही थी, जबकि इस वक्त वो टॉप और स्कर्ट में थी। उसका शोला बार हुसन वहीं थम गया। खामोशी से वो वहाँ मौजूद लोगों को देखने लगा और जैसे ही डीजे की निगाह उस पर गई, एकदम उसने म्यूज़िक बंद कर दिया। यहाँ पर मौजूद सब लोग जैक्स रॉबर को अच्छे से जानते थे। सब रुक गए, सवाए पड़ गए। जो लड़के उसके गिरते एकदम उससे ऐसे दूर हुए जैसे अब पर्ल के वजूद से उन्हें करंट लग जाएगा। दूसरी तरफ पर्ल के बेसुरे गाने की आवाज़ से वहाँ मौजूद थी। बाकी सबको शांत सूख गया था। क्या अजीब माहौल था। जैक के डर से सब एक दूसरे से छुपने की कोशिश कर रहे थे और जिस पर जैक की जहरीली नजरें थी वो मज़े में थी। जैक ने बस एक इशारा किया और गार्ड ने अगले 10 मिनट में पूरे लब्बार में मौजूद एक एक शख्स को बाहर निकलवा दिया। जब सब लोग उतरे हुए मुंह से जाने लगे तब पर बीबी को एहसास हुआ। कहाँ जा रहे हो सब? अभी नहीं जाना। उसने एक लड़के का हाथ पकड़ लिया। सिस्टर छोड़ दें। वो लड़का जो सबसे ज़्यादा चिपक रहा था मनमनाया और जल्दी से बाहर निकल गया। पर की निगाह जैक पे गई। ओह माय गॉड, मेरे प्रिंस आ गए। पर भागती हुई उसके सीने से आ लगी। जैक ने गार्ड्स को भी वहाँ से चले जाने के लिए कहा और लवबार के दरवाजे बंद हो गए। बत्तियाँ भी बुझ गईं, गोया अंदर कोई ना हो। बाहर खड़े लोगों के मुंह पर बस एक बात थी, पुअर गर्ल। और फिर रफ्ता रफ्ता सब वहाँ से चले गए। अब वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ जैक के गार्ड्स मौजूद थे जो कि इस जगह की हिफाजत कर रहे थे। जैक ने पर्ल को देखा जो नशे में आई लव यू जैक, आई लव यू जैक बड़बड़ा रही थी, जबकि जैक ने उसके कमर में हाथ डालकर उसको सहारा दिया जो बार बार उसके बूट पर चढ़ कर उसके कद तक पहुंचना चाह रही थी। जैक ने उसका चेहरा ऊपर किया, उसके चेहरे पर बिखरे उसके ब्राउन बालों को उसके चेहरे से हटाया और मुस्कुराने लगी। किसने पिलाई है तुम्हें वाइन? जैक ने संजीदगी से सवाल किया। पर्ल ने उसकी तरफ देखा और उसका अचानक मुंह चढ़ाकर वो तेज़ी से उसकी गिरफ्त से निकली और भाग कर फिर से टेबल पर चढ़ गई, जबकि बिना म्यूज़िक के वो अपने आप बेतुका डांस कर रही थी। जैक ने इन डिस्को लाइट्स को बंद किया जिससे उसके सर में पहली बार दर्द हो रहा था, वरना लव बार इन रुख का सबसे हसीन बार था। यहाँ की हर चीज़ महंगी और मुख्तलिफ ममालिक से आई हुई कीमती थी। उसने नॉर्मल लाइट्स ऑन की और पूरा हॉल वहाँ जगह जगह लाइट्स टेबल्स लगी थी, जबकि बीच में डांस फ्लोर था। वाइट और येलो रोशनियों से जगमगा रहा था। वो पढ़ने पढ़ने वो देखकर मज़ीद उछलना शुरू कर दिया, जबकि जैक इस वक्त शदीद गुस्से का शिकार था। उसने पर्ल को एक हाथ बढ़ाकर नीचे खींचा। उससे पहले वो गिरती, जैक ने उसको संभाल लिया। पर्ल ऊंची ऊंची आवाज़ से जैक को गाना सुना रही थी। जैक, मुझे बहुत अच्छा गाना गाना आता है, उसने मासूमियत से उसको समझाया, जबकि उससे ज़्यादा पूरा गाना शायद ही जैक ने अपनी ज़िंदगी में सुना हो। जैक ने उसको काफ़ी कोशिश की कि संभल जाए, अपना
अपनी ऊट-पटांग हरकतों से रुक जाए मगर पर्ल होश में आने का नाम नहीं ले रही थी और जैक ने उसको थक कर दूर धकेला। पर्ल फ्लोर पे जा गिरी और जैक ने उसके इर्द-गिर्द 2 फायर्स कर दिए। पर्ल का टेप रिकॉर्डर थम गया जबकि एक चीख निकली और उसने जल्दी से कान पे हाथ रख लिया। स्टॉप दिस नॉनसेंस! वो चिल्लाया। पर्ल ने उसकी जानिब देखा और उसकी बड़ी-बड़ी आँखों में इतनी जल्दी आँसू भरते थे। इतनी जल्दी तो कोई नहीं रोता होगा। स्टॉप! स्टॉप दिस! मुझे रोने की आवाज़ ना आए। जैक उसके नज़दीक घुटनों के बल बैठा गुस्से से पुकारा। आप दूर रहें मुझसे। उसने उसके सीने पे हाथ मार दिया जबकि जैक ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ के मोड़ दिया। पर्ल ने गर्दन झुका ली। किसने पिलाई है तुम्हें शराब? और यहाँ तुम कैसे आई? और ये ड्रेस किसने दिलवाया? वो दहाड़ा। पर्ल बेआवाज़ रोने लगी। रोती गई। जैक के लिए सब नौटंकी था। अब वो बस उस शख्स का नाम जानना चाहता था जो उसकी स्नो वाइट के साथ खेल गया था। उसकी इतनी जुर्रत कि जैक की स्नो वाइट को कोई इस हाल तक ले आता। मगर स्नो वाइट यहाँ होश में होती तो बात होती। जैक खामोशी से उसके गिरते आंसू देख रहा था। कितने बुरे हैं आप, बहुत बुरे हैं। मुझे आपसे प्यार भी नहीं है और आप बंदर हैं। पर्ल ने आंखें निकाली। जैक ने उसके माथे पे बंदूक रख दी। नहीं साहब, मुझे मारना नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके कदमों में मैं पड़ी। ड्रामे की इंतहा पर थी। जैक ने सर सांस खींची और उसे अंदाज़ा हो गया यहाँ से कम अज़ कम आज रात से कुछ नहीं निकलेगा और उसके लिए कल सुबह का इंतज़ार करना मुश्किल तरीन काम था मगर उसे करना था जो कि करना मुश्किल था। वो पर्ल को घूरता रहा जो फ्लोर पर ही लेटी चली गई थी। उसे गुस्सा बहुत आया और वह उसे सज़ा उसको होश में देना चाहता था। तभी वो वहाँ से उठकर सोफे पर बैठ गया। निगाह उसी पर थी जो अपने चमकते दमकते हुस्न से लापरवाह बिखरी हालत में मदहोशी पड़ी थी। जैक को उसकी इतनी लापरवाही अच्छी नहीं लगी थी। वो जैक स्ट्रॉबर की क्वीन थी। उसका कोई स्टैंडर्ड था। किस तरह वो लड़के उसको छू रहे थे। अचानक वो कॉन्शियस हुआ। हालात अपने गिरेबान में झांकना ज़रूरी नहीं समझा। वो उसके जाने देख रहा था कि उसका सेलफोन बजने लगा। स्टीफर्ड की कॉल अटेंड करके उसने बेजारी से उसे बात की जो उसकी खैरियत पूछ रहा था क्योंकि वो जिस तरह वहाँ से भागा था सब ही बातें कर रहे थे। इट्स नॉर्मल। जैक ने शान झुका कर कहा। स्टीफन ने फिर आगे कोई बात नहीं की और उसने फ़ोन बंद कर दिया। पहली बार वो किसी का इंतज़ार कर रहा था। अगर वो होश में होती तो ज़रूर उसके चेहरे के ज़ाविये देखकर खुदकुशी कर लेती मगर वो मदहोश थी। उसके हक में बेहतर थी। जैक उसको बिना वहाँ से उठाए बार को गौर से देखने लगा। अचानक दिमाग में ख्याल सा था। चार्जी की मौत अब भी उसके लिए मामा थी। वो खामोशी से लव बार की दोनों दीवार को देख रहा था जिसके हर हिस्से में कैमरा था मगर लाइट जाने की वजह से कैमरे ऑफ हो गए थे। जिसने भी काम किया था पक्का किया था। जैक सारे कैमरों को देखता रहा और फिर उसने अपने कैबिन पर रखा कंप्यूटर ऑन किया और आज से 2 महीने पहले की रिकॉर्डिंग देखने लगा। आज भी सूरत हाल वैसी ही थी। चार्जी उस आदमी के में गया और वहाँ से बाहर निकला। उसने दोबारा उसी वीडियो को रिवाइंड किया। दिमाग उसको सिग्नल्स दे रहा था कि गड़बड़ यहीं कहीं होगी। वो जितनी तवज्जो से देख रहा था उतना उसको शक यकीन में बदलता जा रहा था। उससे पहले वो अपने दिमाग पे मुस्तनिद मोहर लगाता कि पीछे आती आवाज़ पर उसे पलटना पड़ा। वो उसका सारा तसलसल टूट के पर्ल की जानिब चला गया। जैक बेबी, वो मुँह बसोड़े हाथ उठाए उसको बुला रही थी। बेबी! जैक को ये मज़ाहिया लगी बात और वहाँ उठकर उसके पास आया कि उसका दिमाग उसी वीडियो की तरफ से हट गया। पर्ल के नज़दीक आकर उसे संजीदगी और कदर सख्ती से पर्ल को देखा। घूरते हो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। वो उसकी आंखों के नज़दीक उंगली करके बोली जबकि जैक ने उसकी उंगलियों अपने हाथों में जकड़ ली। मुझे ये ग्रे ब्लैक कलर अच्छा लगता है, ये क्रिस्टल की तरह चमकता है। वो उसके नज़दीक हुई और जैक को भी उसी फ्लोर पर खींच कर बिठा लिया। जैक ने फ्लोर पर खुद को देखा। वो जैक सोबो था, उस बार का मालिक, और वो फ्लोर पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था। जहाँ लोग अपने पाँव रखते हैं उसे गंवारा नहीं था मगर उसकी बीवी को सब गंवारा था और उसे गले में बाजू डाले उसे देख रही थी। पर तुम होश में हो? जैक ने सवाल किया जबकि पर जोर शोर से सर हिलाने लगी। हाँ, मैं होश में हूँ क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। उसके चेहरे पे मौजूद ब्रेड्स को अपनी नरम फोरों से छूती वो उसको बता गई। जैक उसी की उंगलियों में आंखों में देख रहा था। ये आग तुम्हें झुलसा देगी। जैक ने भी जज्बात से लबरेज लहजे में कहते उसे अपनी जानिब खींचा। अब उसे फ़र्क नहीं था वो फ्लोर पर था या आसमान पे। वो आंखों में खो गया था जिसने अचानक उस पर अपना ऐसा सच छोड़ा था कि उसके दिल पर दरारें पड़ गई थी और वो उन्हें चीर देना चाहता था। हाँ, वो जीता
रिश्ता देना चाहता था कि लड़की उसकी है, दुनिया में उसका वाहिद रिश्ता जो उससे पैसों के लिए नहीं चिपटा था। वो उससे नफ़रत नहीं करता था, वो बस उसे हर हाल में मोहब्बत करता था। और यही मोहब्बत रफ्ता-रफ्ता जैक रॉबो के दिल में मज़बूत जड़ें पकड़ रही थी। उसे पल की आँखों में देखते उसके चेहरे पे अपने लम्स से जादू खेल दिया कि वो दीवानी सी होगी। जैक रॉबो की गुर्बत उसका हवाओं में ले उड़ी। उन शीली आँखों में गज़ब का खुमार लिए उसको देख रही थी, जिसकी जुसारती जानलेवा होती थी मगर दिलकश होती थी। जब तुम होश में आओगी तो यकीनन तुम्हारे हाथ पाँव तो काट ही दूँगा। उसके स्लीवलेस बाजू को देखते हुए उसने कहा, जबकि पल ने हैरत से आँखें खोली, चाहे जो कि बंद होने के लिए एक बार फिर बेताब थी। क्योंकि उसने उसके इशारे पर अपना सर टिका दिया। वो पूरी तरह चेक पे चढ़ी हुई थी, जबकि उसके फिर बाजू सख्ती से बांध कर वो उसे खुद में कैद कर लेना चाहती थी। और जितना उस पर अपनी नरम गिरफ्त को सख्त कर रही थी, जैक पर उसका इतना असर बढ़ता जा रहा था। वो जादू करने की तरह उसे ट्रैप करना चाहती थी, मगर वो जैक था जो हर काम अपनी मर्जी से करता था। और इस वक्त पर्द को दूर धकेल के उससे दूर रहा। ये बदतमीजी होती है, वो टकते लहजे में बोलती उसके पीछे भागी, जबकि जैक कैबिन में घुस गया। पर्ल भी उसके पीछे पीछे आई और जैक सोफे पर दराज हो गया। सोफे पर इतनी भी जगह नहीं थी कि पर्ल ऊपर समेट के बैठ भी जाती। जैक की लबों की तलाश में मुस्कुराहट उभर गई। ऊपर के मधुम हुई, जबकि पर्ल देख चुकी थी। उसने भी खिलखिला के जैक पर कूद मार दी, जबकि जैक का दम ही निकल गया। ये नॉनसेंस! वो गुस्से से चिल्लाया, जबकि दूसरी तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उसकी गर्दन में चेहरे को छुपाए छोटी छोटी सांसें भरने लगी। जैक कोई सांस वापस हो गई है। उसने उसके गिर्द गिरफ्त कर ली। उसकी सांसों को वो महसूस कर सकता था। कुछ देर यूं ही जागने के बाद वो बेहोश हो गया। अगली सुबह पैर की आँख खुली तो सर बुरी तरह भारी था। जबकि खुद को जैक पर देखकर वो चीख मार के उठी और जैक की भी आँख खुल गई। उसने पैर को देखा, इर्द गिर्द देखा। पैर की निगाह आईने में गई तो उसकी दोबारा चीख निकलते निकलते रह गई, जबकि जैक ने तवज्जो नहीं दी और पर्ल ज़मीन में गिरने लगी कि वो किस वलीम में थी और उस पर किस तरह सो रही थी। जैक भी होश में आ चुका था और अब पर्ल के वजूद को अपनी झुलसा देने वाली नज़रों से घूरने लगा। पर्ल का सर झुकता चला गया। फ़ौरन मेरे पास आओ, उसने उंगली के इशारे से कहकर जोर देकर सख्ती से कहा, जबकि पर्ल शर्मिंदगी से छोटे छोटे कदम बढ़ती उसके सामने आके खड़ी हो गई। क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? कल से यहाँ से निकलते ही मैं अपना काम ना संभालूं। अब जो तुम्हारी वीडियोस लोगों ने इस ड्रामे में बनाई हैं, मैं अब उसे मिटाता फिरूं। मैं सस्ता सा आशिक नज़र आ रहा हूँ तुम्हें, जो तुम्हारी हर हरकत पर इट्स ओके बेबी, आई लव यू कह देगा। वो उसकी शक्ल देखकर गुस्से से बोलने लगा। पर एक चोर निगाह उठाई और उसकी आंखों में गुस्सा देखकर वो दिल थामे फिर से सर झुका गई। ये जो तुम हर गलती करके चोरों की तरह सर झुकाए खड़ी हो जाती हो, सब जहर लगती हो मुझे। शेख की बीवी एक बार गर्ल की तरह डांस करती रही है, ये जानते भी हो। कल की हॉट न्यूज़ आग की तरह फैल चुकी है। उसने गुस्से से सोफे पर हाथ मारा। मैं तो उसने कुछ बोलना चाहा, मगर जैक की आंखों से ही उसे निकलने का इरादा रख दिया था। वो अपने पास अंदर ही दबा गई। अब अपने लिए खुद सज़ा तजवीज़ कर लो सीधी तरह। तुम्हारे पास 3 मिनट है, तब तक मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। और अगर तुमने वैसी सज़ा ना सोची जो जैक रॉबो तुम्हें दे सकता है, तो फिर मैं सज़ा दूंगा और तुम्हारी ये लटकी हुई शक्ल तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। उसने उसके झुके मुंह को हाथ से ऊपर करके आंखों में देखकर घूरते हुए कहा। उसका मुंह चटक कर वहाँ से जाने लगा। मुझे लगा आप अब मुझसे प्यार करते हैं, वो भीगे लहजे में दोनों आंखों को साफ करती बोली। जैक ने गर्दन मोड़कर उसको देखा। तुम्हारी सज़ा इस पंखे पर लटकाना ना हो मिसेस जैक रॉबो, उसने ऊपर लगे स्टाइलिश फैन की तरफ इशारा करके कहा, जबकि पहले सर झटके से ऊपर उठा के देखा। वो एक तो उसकी बात नहीं सुन रहा था, ऊपर से पहले जैसा लग रहा था, बल्कि आंखों में बड़े बड़े आंसू भर गए। वो पीछे सर झुका के न जाने क्यों शाह के कदम आगे नहीं जा सके। वो पीछे फिर से पलटा। हाँ, अभी उसने उस बात के खिलाफ बात की थी कि वो कोई सस्ता आशिक नहीं था जो हर गलती पर सो के बेबी कह देता, मगर इस वक्त उसे महसूस हो रहा था मोहब्बत एक इंसान को अंधा होना पड़ता है, महबूब की फालतू हरकतों पर भी जरूरी करनी पड़ती है। वो दिल के हाथों मजबूर होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसके सिसकते वजूद को सीने में छुपा लिया। पहले दोनों हाथ उसके गिर्द बांध लिया और एकदम मुस्कुरा दी। ये आखिरी गलती थी, जैक ने घूरते हुए वार्न किया। पर ने सर इस बात में हिला दिया।
आप पहले इधर से मत होइएगा बस, उसने उसके सीने में चेहरा छुपाया जल्दी से कहा, जबकि जैक ने उसके बालों को संवारा। ये तुम्हें शॉपिंग किसने कराई थी? वो संजीदगी से उसको आंसू से बिकते चेहरे को देखने लगा, जिस पे आंसू की लड़ी मोतियों की तरह सजी थी। आपकी गर्लफ्रेंड जैक का फ़ोन बजने लगा तो पल वहीं रुक गई। बस पूरे अदा भी ना कसी, जबकि जैक ने फ़ोन उठाया। हाँ, मैंने तुम्हें रात ही मैसेज किया था, तुमने चेक किया? चेक काम हो गया, स्टीफन ने कहा। जैक ने सर हिलाया। ओके, क्या आज तुमने दुबई जाना है? तुम्हारी 1 घंटे के बाद फ़्लाइट है, स्टीफन ने उसे याद दिला दिया। जैक ने इस पे आदम बालों में हाथ फेरा और उसके बाल पेशानी पे बिखर आए, जिन्हें पढ़ के नरम हाथों ने संवारा। जैक ने एक नज़र उसको देखा। वो वाकई एक मासूम सी लड़की थी, शायद बेवकूफ़ भी, और शायद अक्ल का तो खात्मा था उस पर। ये जैक की सोच थी। जैक ने उसके कमर में बाजू डालकर उसको अपने नज़दीक कर लिया। और क्या ऐसा करो, मेरी सारी चीज़ें अरेंज कर लो, मैं यहाँ से वहीं ऑफिस पहुँचूँगा। ओके, जैक ने उसे समझाया तो स्टीफन ने ओके कहा और जैक ने फ़ोन बंद कर दिया। आप मेंशन नहीं जाएंगे? पढ़ ने उससे पूछा। उसके हाथ अब भी जैक के बालों में थे। जैक को उसका लम्स दिलकश लग रहा था, इतना पुरअसर और मासूम कि वो हर बार उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करता था। अगर मैं यहीं खड़ा रहा या तुम्हारे साथ मैं रोज़ रहने लग गया तो ज़रूर मेरी सलाहियतों को जंग लग जाएगा और मेरी नींद रॉक कोई और उड़ा लेगा। उसने पल को घूरते हुए कहा, जबकि पल इस कम्प्लीमेंट पे खिलखिला उठी थी। चलो अब ये ओवरकोट पहनो, बाहर सर्दी है। उसने अपना कोट उसने अपना कोट उतार कर उसके ऊपर फेंका, जबकि पल ने जल्दी से वो पहन लिया, जिससे उसका सारा वजूद पाँव तक छुप गया। और जैक रोबो ब्लैक शर्ट में अपनी स्नो वाइट के साथ पूरी एक रात के बाद लव बार से बाहर निकला। गार्ड उसी तरह खड़े थे। पर उसे एमा के बारे में बताना चाहती थी, मगर वो बाहर निकलते ही बेहद मसरूफ़ दिखाई दे रहा था। उसकी ब्लूटूथ उसके कान में लग चुकी थी। वो किस चीज़ की इम्पोर्ट करा रहा था वो नहीं जानती थी, मगर वो अब उसकी जाने मुतवज्जा नहीं था। हाँ, वो उसके हम कदम ज़रूर था। जैक की गाड़ी गार्ड्स ले आए और लव बार को फिर से ओपन कर दिया गया, जबकि गार्ड्स अपनी गाड़ियों में और पल जैक के साथ अपनी गाड़ी में शान से बैठी। उसके लिए दरवाज़ा गार्ड ने खोला था और उसका हाथ जैक के हाथों में था। वो डैशिंग हैंडसम मैन माफिया किंग कॉल पर मसरूफ़ से अंदाज में बात करता गाड़ी आगे बढ़ा ले गया, जब यह मंजर मैरी ने जलते हुए देखा था। उसे तो लगा था पर बिकी है तो जैक उसे जूते की नोक पर रखता होगा, या फिर उसकी हैसियत उसकी मुलाजमत से ज़्यादा की नहीं होगी। मगर यहाँ पल की अहमियत उसके हाथ में हाथ देकर मैरी का खून ही तब गया। वो पल जिसके चेहरे पर वो रोज़ भी थप्पड़ मारती थी, और वह ऐसा करती भी तो आई थी जब उसका और उसकी माँ का दिल करता। उसे मार कर वो अपना गुस्सा कम करती थी, उसको खाना नहीं देती थी। आज उसकी किस्मत देखकर वो नाखुश थी और उसे नाखुश यही होना था, मगर उसे चेहरे की मुस्कुराहट को तादेर नहीं रहना देना चाहती थी। इस तरह वो टके टके के लिए कर रही थी। बड़ को भी मरना था, क्योंकि वाजिद तो सब कुछ जुए में हार चुका था। स्नो वाइट में दुबई जा रहा हूँ परसों की पार्टी की सेलिब्रेशन को लेकर, तब तक मैं वापस लौट आऊँगा। उसने ब्लूटूथ को बंद करते हुए कहा, जबकि पल ने उसकी तरफ देखा। आई मिस यू, वो एकदम बोली तो जैक मुस्कुरा दिया और सर हिलाया। लेकिन मौसम सर्द था और उसने ओवरकोट भी नहीं लिया हुआ था। फिर भी उसकी जानिब की खिड़की खुली थी। वो ग्लासेस लगाए माथे पर बिखरे बालों से पल की धड़कनों में धड़क रहा था। आप मुझे मिस करेंगे? पल ने उससे पूछा। क्या मुझे करना चाहिए? जैक ने उसे आईब्रोज कहा कि सवाल किया। हाँ, उसने हैरत से अ, उसकी बड़ी हाँ की। जैक ने उसका घूरा। सॉरी, पल ने फ़ौरन माजरत की और फिर से उसका हाथ थामा। आपको मुझे याद करना चाहिए, पल ने मोहब्बत से लौट कर कहा। मेरे पास वक्त नहीं होगा, जैक ने शान झुकाई। शायद मोहब्बत के आदाब से नावाकिफ़ था। आप जानते हैं, मेरी मसरूफ़ियत की घड़ी में जब आपको मेरी याद आएगी तो इसका मतलब यह है कि आप वाकई मेरे सच्चे आशिक हैं। उसने मुँह पर हाथ रखकर हंसी दबाते हुए उसकी बात लौटाई, जबकि जैक उसकी चालाकी पर उसका घूरकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया। बहुत तेज़ हो तुम, उसने कॉम्प्लीमेंट किया। आपके फेवर ने तेज़ किया है, पल ने हकीकत बताई। वो उसकी तरफ मुँह किए बैठी थी। जैक उस पर कुछ देर बाद नज़र डाल देता, मगर दोनों पाँव ऊपर किए पल का सारा रुख जैक की जानिब था। नेक्स्ट टाइम वाइन मत पीना, जैक ने उसे वार्न किया। तो पल को याद आ गया कि वो तो सिर्फ एमा को जताने के लिए पी गई थी कि वो पीती है। उसे सब चिढ़ थी इस चीज़ से।
चूँकि मैं उनके करीब आ चुका था तभी वो फिर से एमा वाली बात बता नहीं सकी, जबकि जैक ने गाड़ी रोक ली। "जाओ अब," उसने कहा, जबकि पल अपनी जगह से नहीं हिली और मुस्कुराती नज़रों से उसे देखती रही। "अगर मैं कहीं गुम हो जाऊँ तो आप मुझे ढूँढ लेंगे?" उसने अचानक ही सवाल किया। जैक ने चौंक कर उसको देखा और फिर मुस्कुरा दिया। "तुम गुम नहीं हो सकती।" उसने उसके गाल पर चुटकी दी, जिससे पल के सफ़ेद गालों पर खून सा उभरा और फिर नॉर्मल हो गया। "फिर भी बताएं ना, आप मुझे ढूँढ लेंगे?" पल बाद ज़िद हुई। "हाँ, मैं तुम्हें ढूँढ लूँगा," जैक ने उसका हाथ सख्ती से थाम कर कहा। पल मुस्कुराई, जबकि जैक मुस्कुराया नहीं। "तब पल आपके यहाँ धड़केगी," उसने उसके दिल के मुकाम पर अपनी उँगली रखी और सीट बेल्ट खोलकर, जो वो पहले ही कर चुकी थी, गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतरने लगी। जैक खामोशी से उसे जाते हुए देखने लगा। "जल्दी आइएगा," उसने फिर से गाड़ी से उतरते हुए कहा। जैक ने सर हिला दिया और पल मेंशन की जानिब चलने लगी। उसने पलट कर जैक को नहीं देखा, जबकि जैक रोबो मुंतज़िर था। गार्ड्स को दरवाज़ा बंद करने नहीं दिया। वो दोनों हाथों को आपस में रगड़ती उससे बहुत दूर चली गई और किसी एहसास के तहत पलटी तो जैक को वहीं खड़ा पाया। वो मुस्कुराए, जैक भी मुस्कुराया। पल ने उसको बाय कहा और जैक गाड़ी से आगे बढ़ा ले गया। उसके पीछे 3 गार्ड्स की गाड़ियाँ थीं। गाड़ियाँ भी उसी स्पीड से गुजरी थीं। वो तेज़ ड्राइव कर रहा था, जबकि उसे एहसास नहीं था वो मुस्कुरा रहा है। "अगर मैं कहीं खो जाऊँ तो आप मुझे ढूँढ लेंगे?" तब पल आपके सीने में धड़केगी। बार-बार उसके दिमाग में पल की 3 बार पल की बातें गूंज रही थीं। पहली बार उसका दिल नहीं किया कि वो न्यूयॉर्क छोड़कर जाए, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। तभी वो सर झटकर गाड़ी को मज़ीद तेज़ कर गया। जब से वो उसकी ज़िंदगी में आई थी, वो खुद ड्राइव करने लगा था। वो इस तब्दीली पर मुस्कुरा दिया। पर अंदर आई तो अपने आप ही लबों पर गुनगुनाहट बिखर गई। उसने देखा लॉन्च में सिर्फ के था, जो कि फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। वो खामोशी से उसके पास से गुजरने लगी कि ने उसका हाथ पकड़ लिया। पल ने एकदम घबरा कर अपना हाथ आज़ाद करना चाहा, मगर वो दाँत निकाले उसका हाथ पकड़े खड़ा था। उसकी गिरफ्त से पल को राहत महसूस हुई और उसने अपना हाथ छुड़ाने की तोक़ुदो की। "लगता है सर ज़्यादा सर पे बिठा लिया जैक ने तुम्हें। तुम अपने औकात से ऊपर सोच रही हो। ये सब उसके लिए एडवेंचर है। चल तुम इस घर से उसके हाथ का धक्का खाकर जाने वाली हो।" के ने उसका हाथ आज़ाद करते उसे जताया। "मैं आपसे बात नहीं करना चाहती," उसने कहा और जाने लगी। ओह कॉन्फिडेंस! वैसे तुम्हारी वीडियोज़ तो बहुत अमेजिंग थी, देखकर आँखों को ठंडक मिली, मगर अभी कुछ ही देखी थी। हैक होगी, जानता हूँ जैक बहुत बड़ी चीज़ है, वैसे ही तुम्हें दुनिया के सामने नहीं भिजवाएगा, मगर काश वो ना डिलीट होती तो तुम्हें उसके अच्छे पैसे ज़रूर मिलते। वो ठेका लगाकर हँसा, जबकि पल को अपनी संगीन गलती पर जी भर के शर्मिंदगी हुई। वो अपनी भीगी आँखों को बामुश्किल रोके वहाँ से भागी कि उस आदमी के सामने रोना नहीं चाहती थी। "रुको, एक डील कर लूँ?" के ने उसको रोका। पल ने मुड़ कर नहीं देखा। "तुम्हारा जैक जब जहन्नुम वसन हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर मौजूद हूँ," वो बोला। पल ने गुस्से से उसकी शक्ल देखी। के मुस्कुरा रहा था और पल का हाथ एकदम उठा और के मुँह पर लगा। ये दूसरा थप्पड़ था। के एक पल को हैरान रह गया। "मेरे जैक को कुछ नहीं हुआ। अगर मैं ये सब बकवास जैक को बता दूँ तो शायद तुम यहाँ खड़े नज़र ना आओ। वार्निंग है, बाद में मुझसे मुखातिब होने की कोशिश भी मत करना।" पल गुस्से से बोली और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर अपने कमरे में चली गई। के ने दांत पीछे इर्द-गिर्द देखा, वहाँ कोई नहीं था। इस बीच को तो वो मसल कर रख देगा, उसने इरादा कर लिया। एमा सारा वक्त नाखून को कतरती रहेगी कि जैक किसी भी वक्त उसे शूट करने पहुँच जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। और लैला ने उसे बताया कि जैक दुबई चला गया तो वो फ़ौरन मेंशन पहुँच गई। उफ़, मैं तो बुरी तरह डर गई थी। एमा लैला के बेड पर गिरती बोली, "तुम्हें कहा किसने कहा था ऐसा कदम उठाओ कि वो भूखे शेर की तरह तुम तक पहुँचे? ये तो शुक्र है वो एक बेवकूफ़ लड़की है और उसने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया।" लैला बाल संवारती बोली। "हाँ, ये तो है," एमा ने सुकून से कहा। "अब जो भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना।" लैला ने उसे समझाया। एमा ने सर हिलाया। "वैसे नेक्स्ट प्लान क्या है?" लैला ने उसकी तरफ देखा। मैं उसके साथ मीठी प्यारी नहीं होना चाहती, मैं चाहती हूँ वो मर जाए।" एमा भड़क कर बोली। लैला उसकी शक्ल देखने लगी। तभी के भी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। तब तब तो तुम्हें उसे ज़हर दे देना चाहिए। के ने उसे मशवरा दिया, यानी वो उन दोनों की बात समझ रहा था या सुन चुका था। "पागल हो तुम?
पागल हूँ मैं, ताकि जैक मेरे जिस्म के टुकड़े कर करके उसमें ज़हर भर दे, एमा ने कहा। तो लैला ने भी उसकी हिमायत ली कि फ़िज़ूल प्लानिंग उनके हक़ में नुकसानदार थी। तो फिर उसके अलावा तुम उस बिच को मारने का कोई तरीका नहीं है, तुम उसको स्लो पॉइज़न दो। के बाद ज़िद हुआ उससे, वैसे उसका असर जल्दी कटेगा। एमा मज़ाक समझ कर हंसी। मैं सीरियस हूँ, के ने उसकी आंखों में देखा और फिर उस कमरे में खामोशी छा गई, सवाए कि अब वहाँ कोई नहीं बोल रहा था। मिस्टर जैक स्ट्रॉबो ने डील फाइनल कर दिया। दुबई एयरलाइन वो अपनी करप्शन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस कामयाबी पे वो काफ़ी खुश था और इतनी बड़ी मिकदार में उसका पैसा इस वक्त निकला था कि आम 2000 आदमी अपनी ज़िंदगी ऐश से गुजारे। और ये भी हकीकत थी कि डीलिंग के दौरान सारे वक्त उसके दिमाग में पड़ के अल्फाज, उसका मासूम चेहरा, उसकी बेवकूफ़ाना हरकतें दिमाग में घूमती रहीं, जिससे वो मुस्कुरा कर डीलिंग कर रहा था, जबकि डीलिंग के दौरान उसके चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती होती थी। शाम उतर आई थी, डिनर करके उसने फ़ौरन न्यूयॉर्क के लिए निकलना था, जबकि दुबई के सफ़ीर उसे कुछ दिन ठहरने की ऑफ़र कर रहे थे, मगर वो रिजेक्ट करता अपने प्राइवेट जेट में बैठ गया। मौसम ख़राब था, तभी उसको न्यूयॉर्क पहुँचने में भी टाइम दरकार था। सर्दी बढ़ती जा रही थी, जबकि जेंस और पढ़ ने प्लान बनाकर माही को भी अपने साथ घसीटा और वो तीनों सर्दी में आइसक्रीम खाने के लिए निकल पड़ी। वॉक करके जाएंगे, पढ़ ने खुश जोश से कहा। ओह नो, जेंजी ने फ़ौरन इनकार किया। ओके, माही ने हामी भर ली और पढ़ और माही जेंजी को खींचकर लॉन्ग वॉक पर निकल आई। उनके पीछे गार्ड्स को भी लॉन्ग वॉक करनी पड़ी थी, जो वाकई मुश्किल काम था। आइसक्रीम पार्लर पहुंच गए। उन्होंने आइसक्रीम ऑर्डर की तो सेल गर्ल को देखकर पार्लर पर एक अपनी जगह से उठी थी। मेरी निगाहों में नफरत स्माइल से देख रही थी, जो मैरी को सेल गर्ल्स के रूम में देखकर हैरान रह गई थी। उसे शायद अपनी ज़िंदगी में जॉब का सोचा था उसने शायद ही अपनी ज़िंदगी में जॉब का सोचा था। क्या चाहिए तुम्हें? वो अपनी नफरत उगलती बोली, जबकि जेंजी को इस सेल गर्ल पर तो हैरानगी हुई तो माई को भी हुई थी उसकी बदतमीज़ी पर। तुम्हें तमीज़ है? तुम जानती हो तुम कैसे मुखातिब हो? जेंजी भड़की तो मैरी एकदम हंसने लगी। घिघी आ गई। सॉरी मैम, उसने पढ़ से कहा। पढ़ बस आगे पढ़ेगी, वक्त की तब्दीली देख रही थी। वेयर इज़ योर मैनेजर? जेंजी ने उसकी सॉरी पर लानत भेजते ऊंची आवाज़ में कहा। सॉरी मैम प्लीज़, मैरी इल्तिजा करने लगी, जबकि पढ़ ने जेंजी का हाथ पकड़ लिया। हम कहीं और चलते हैं। पढ़ का चेहरा सुर्ख देखकर जेंजी को और भी गुस्सा आया। पर से पहले कुछ बोलती, पर वहाँ से उठ के चली गई तो मजबूर माही और जेंजी को भी उठना पड़ा, जबकि मेरी माही एप्रन पहनकर उनके पीछे भागी थी। उसे पढ़ के ठाट बाट देखकर इस कदर जलन हो रही थी कि वो बयान नहीं कर सकती थी। जेंजी और माही उससे सवाल कर रही थी, जिसका जवाब उसने सिर्फ चंद लफ्ज़ों में देकर मैरी को 2 टके की कर दिया। और ये बात मैरी ने सोची थी। बेइज्जती के एहसास से उसके अंदर और आग बढ़ गई। तुम सच कह रही हो? वो तुम्हें सौतेली बहन थी? जेंजी बोली तो पढ़ ने सर हिलाया। तभी वो तुम्हारे साथ ऐसे बात कर रही थी? कितनी बदतमीज़ी थी। जेंसी ने बुरा सा मुंह बनाया। अच्छा अब तुम उदास ना हो, कहीं और चलते हैं। माही ने कहा तो पढ़ मदम सा मुस्कुरा दे। और वैसे आइसक्रीम से ज़्यादा बेहतर कॉफ़ी है। देखो तो मौसम कितना ठंडा हो रहा है और इस मौसम में हम आइसक्रीम खाएंगे। लोग भला। जेंसी बोली तो पढ़ और माही हंसी, क्योंकि मौसम वाकई बहुत सर्द हो रहा था। ठंडी हवा उनके वजह से टकराती ठटसरा दे रही थी। वो सब एक कॉफ़ी शॉप पर आकर रुक गई। तीनों ही काफ़ी एक्साइटेड थी, ये जाने बिना कि मैरी भी उनके पीछे थी। वो तीनों बेंच पे बैठकर ठंडी हवा में गरम गरम भाप उड़ाती कॉफ़ी का लुत्फ़ लेने लगी कि मैरी ने भी कॉफ़ी का कप खरीदा, मगर वो तीनों उसको देख नहीं सकी, क्योंकि उन तीनों की पीठ थी। मैरी ने वो कप पकड़कर जहरीली नज़रों से पढ़ की पुश्त देखी। महंगे लिबास में वो और भी निकल गई थी। उसने वो कप उनसे तकरीबन 6 कदम दूर खड़े होकर पढ़ की पुश्त पर उछाल दिया। गरम गरम कॉफ़ी पढ़ के वजूद पे गिरी। उसके गर्दन और गोल्डन बालों पर कॉफ़ी गिरने से वो एकदम तिलमिलाकर चीखी। माही और जेंसी इस अवतार पर बुखला कर पलटे, जबकि मैरी वहाँ कप फेंक कर भागी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि पीछे गार्ड्स खड़े हैं, जिन्होंने एकदम उसको पकड़ लिया। मैरी के रंग फक हो गए। पल की चीखों से वहाँ लोग जमाने शुरू हो गए थे। माही ने उसको पकड़ना चाहा, जो अपने ऊपर से कोट उतार रही थी। पर रुको, माही ने उसका हाथ थामा। बहुत चल रहा है मुझे, वो बुरी तरह रोती। जेंजी का गुस्से से दिमाग घूम गया। गार्ड्स फौरन गाड़ी ले आए, जबकि जेंजी मैरी की तरफ बढ़ी और उसके मुंह पर थप्पड़ रख दिया। जान से मार दूंगी मैं इसे, मैरी चिल्लाई, जबकि पढ़ ने सुर्ख नज़रों और सुर्ख चेहरे से उसके नफरत भरे ये लफ्ज़ सुने थे। उसने कभी उन लोगों का बुरा नहीं चाहा था, और फिर भी उनमें इतनी नफरत थी। दिन में चुभन के साथ साथ उसको अपने गर्दन पर भी शदीद जलन का एहसास हो रहा था कि उसके
आंसू एक पल के लिए भी नहीं रुका था। वो गार्ड्स तक पहुंची। माही उसका हाथ पकड़कर उसको रोकना चाह रही थी, मगर पर्ल ने अपना हाथ उसे छुड़ा लिया और वो मैरी तक पहुंची। मैरी ने नफरत से उसे देखा। मुझे तुम्हारे चेहरे झुलसा देना चाहिए था। वो अपना जहर उगलने से बात न आई, जबकि जैनसी गुस्से से गार्ड्स को कुछ कहती कि पर्ल उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ आप लोग इनको छोड़ दें। उसने उन सब की तरफ देखा। पागल हो गई हो तुम, इस साइको को चेक खुद देखेगा, जैनसी ने कहा, जबकि माही ने भी उसकी हिमायत की और पर्ल ने नफरत की और गार्ड्स को मैरी को छोड़ देने का कहा, तो गार्ड ने उसके ऑर्डर्स मानते हुए मैरी को छोड़ दिया और वो एक लम्हे में वहां से भागी, जबकि पर्ल पीछे हटकर गाड़ी में सवार हो गई। उसका चेहरा सुर्खी माइल था और गर्दन के जख्म को वो बर्दाश्त कर रही थी। आंसू मुसलसल गिर रहे थे। गर्दन की जलन से ज़्यादा उसे इस नफरत से ज़्यादा दिल दुखाया था जो कि उसने मैरी की आंखों में देखी थी। वो चेहरे पे दोनों हाथ रखे हुए थी। गार्ड्स ने गाड़ी हॉस्पिटल की जाने मोड़ ली और माही और जैनसी उसको लेकर हॉस्पिटल में दाखिल हुई, तो इमरजेंसी में उसकी ट्रीटमेंट शुरू होगी। गार्ड्स की तादाद देखकर मार्बेट, जो यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आया था, न जाने उसे क्यों शोभा हुआ कि पर्ल यहाँ मौजूद है। वो उससे आनी बाया। वो जानता था गार्ड्स उसे भगा देंगे, तब उसने दूर खड़े होकर कुछ देर इंतजार किया और थोड़ी देर बाद पर्ल बाहर निकली। एक लड़की के हाथ में उसका कोट था और दूसरी लड़की ने उसे थामा हुआ था। गोल्डन बालों को ऊपर करके जूड़ा बनाया था, जिसमें से आवारा लटें निकल के उसके आंसू से चेहरे पर बार बार गर्दिश करती, जबकि गर्दन पर पट्टी बंधी हुई थी। मार्बेट बेख्तियार सा उसकी जानिब बढ़ा। पर ये क्या हुआ है? तुम ठीक हो? मार्बेट ने उसके दोनों हाथ पकड़े, जबकि पर्ल को इस वक्त शायद अच्छे सहारे की जरूरत थी। वो बेख्तियार मार्बेट के गले लगी और रोने लगी। गार्ड जो मार्बेट को हटाने बढ़े थे वहीं रुके। जैनसी और माही भी एकदम दूर हो गई, जबकि वहाँ मौजूद लोगों ने तस्वीरें खींचना शुरू कर दी। तुम ठीक हो? मार्बेट ने उसकी आंसू साफ की, जबकि पर्ल ने सर हिलाया। तुम कहाँ थे? उसने पूछा। मैं ठीक हूँ, मैं तो यहीं पर था, उसने जवाब दिया। चेक ने तुम्हें। पर्ल के लफ्ज़ आधे मुंह में रह गए, जबकि मार्बेट ने सर हिलाया। छोड़ो उसे, भूल जाओ। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ? मार्बेट ने उसे पूछा। पर भी संभल गई और मुस्कुरा कर सर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हारा और स्टेला का इंतज़ार करूँगी, उसने कहा, तो मार्बेट उसको एक बार फिर गले लगाकर वहाँ से चला गया, जबकि पर्ल, माही और जैनसी भी वहाँ से निकल गई। स्टीफन ने सोशल मीडिया पर जब पिक्स देखी तो वो मेंशन की तरफ दौड़ा था। अगर जैकी सब देख लेता तो शायद एक ऊधम खड़ा कर देता। उसे मेंशन में कदम रखा और माही के रूम की तरफ बढ़ा। नौकर के अंदर दाखिल हुआ तो पर्ल, जैनसी और माही तीनों थी, जबकि मॉम भी खड़ी थी। ये नज़ारा मुजाहरा कर रही थी। पर्ल का जख्मी देखकर स्टीफन उसकी जानिब बढ़ा। क्या हुआ है? उसने जैनसी माही की तरफ देखा। उसकी सौतेली बहन ने उसको जला दिया, माही ने जवाब दिया। मॉम ने जवाब दिया। लहजे में कोई नरमी, कोई रियायत नहीं थी। वॉट? गार्ड्स कहाँ मर गए थे? स्टीफन गुस्से से बोला, जबकि जैनसी ने उसे सारा किस्सा सुना दिया, जिसको सुनकर वो चुप हो गया। पर्ल को उनके कमरे में पहुंचा दे, उसने संजीदगी से बोला। जैक को पता चले, पर अब क्या होने वाला था? ये तो जैक को ही था। अगर उसकी कोशिश थी कि वो मार्बेट और पर्ल की पिक सोशल मीडिया पर से हटा दो, ये काम जैक के आने से पहले ही कर ले। तभी वो वहाँ से निकला। जैक ऑन द वे था। उसकी फ्लाइट लैंड होने में 10 मिनट पहले उसने अपना सेल चेक किया, पर्ल की अपडेट्स चेक की। यहाँ से उसे उतरती ही उसकी प्रेसिडेंट से मीटिंग थी और वो काफ़ी मसरूफियत का शिकार था। तभी सोशल मीडिया पे वो पिक्स देखकर वो एक पल को चौंका और उसके बाद एक सर्द सी लहर वजूद में दौड़ गई, जिस लहर को बेसी में छिपा गया। पर मोबाइल पर साइड पे पटक कर वो बैठ गया। ये हकीकत थी। सुकून एकदम उसके वजूद से ख़त्म हो गया था। बेचैनी ने उसकी गहरा तंग कर लिया था। प्राइवेट जेट ने लैंड किया और उसकी गाड़ी फ़ौरन आकर रुकी। वो कुछ देर बाद बाहर निकला और वहाँ से सीधा प्रेसिडेंट हाउस चला गया, जहाँ उसकी ज़रूरी मीटिंग थी। स्टीफन ने जैक की लोकेशन चेक की और कुछ देर बाद पिक्स को मिटाकर उसने प्रेसिडेंट हाउस पर जैक की लोकेशन देखकर सुकून का सांस भरा। चलो, जो भी हुआ था, कम से कम उसने ये सब नहीं देखा था। उसे भी सार्क ने कॉल की कि वो फ़ौरन वहाँ पहुँचे और स्टीफन भी वहाँ जाने के लिए निकल पड़ा था। तकरीबन 4-5 घंटे की इस मीटिंग में जैक रोबो का दिमाग सिर्फ पर्ल की जानिब था, उस तस्वीर की जानिब था। बाकी सब भूल हो रहे थे सिवाय जैक रोबो के। चंद लम्हे मज़ीद वहाँ बैठा। उसके बाद वो बिना किसी के जवाब दिए वहाँ से उठ कर चला गया। सब ने उसकी ये गैर हाज़िरी महसूस की थी। तभी स्टीफन ने वहाँ मामला संभाले, जबकि जैक ने गार्ड्स को धक्का दिया और खुद गाड़ी में सवार हो गया। लेकिन फिर भी गार्ड्स उसके पीछे थे। वो तेज ड्राइव करता मेंशन की जानिब चल दिया। गाड़ी सड़क पर तेज़ रफ्तार से चल रही थी। मौसम में बादलों में गरज चमक थी, बिजली कड़क रही थी। जैक मेंशन के सामने गाड़ी रोककर बाहर निकला, दरवाजे खोले और अंदर दाखिल हुआ।
6 गार्ड्स भी पीछे थे। लॉन्च में दाखिल होकर वो अपने रूम की जानिब बढ़ गया, जबकि वहाँ पे एमा के, लैला और माही भी तो थी, मगर उसने किसी की तरफ नहीं देखा था और वो ऊपर आ गया। गार्ड से दरवाज़ा खोला, वो सामने बेड पे लेटी थी। उसकी गर्दन पे पट्टी बंधी हुई थी और चेहरे पर तकलीफ से सुर्खी थी। जैक एकदम उसकी जानिब बढ़ा, वो जो अपने वजूद में आग के शोले लेकर दाखिल हुआ था। अचानक गोया उस पर पानी पड़ा था और वो उसकी तरफ बढ़ा, उसके चेहरे पर झुका। पलकों में लर्जिश सी हुई। गोया वो उसको महसूस कर चुकी थी, उसकी मौजूदगी को महसूस कर चुकी थी। उसने अपनी पलकें वाक़ई क्या मंज़र था। जो शख्स उसको तकलीफ़ देता था, आज उसको इस हुलिये में देखकर उसके चेहरे से लग रहा था कि जैक का दम निकल जाएगा। पल ने हाथ उठा के उसकी गर्दन में दोनों हाथ डालिए और आंखों से आंसू बहने लगे। कॉफ़ी काफ़ी गर्म थी, तभी उसकी साफ शफाफ गर्दन पे छाले बनाए थे जो तकरीबन यकीनन उसे तकलीफ में मुब्तला कर रहे थे। जैक ने उसकी पट्टी हटाई, उस पर जय लगी हुई थी और पट्टी भी कदरे ढीली थी। उसने उसके सुर्ख चेहरे पर से गिरते आंसू को अपने लम्ब से चूम लिया। मुठिया भी इसकी खामोशी से बर्दाश्त के मनाइल पर था, जो कि ज़िंदगी में पहली बार ही था। मैंने उसकी जानिब देखा, जिसने कैरीडाइल उठा के उससे अलग हो गया। कैसे होगा ये? वो संजीदगी से पूछ रहा था, पर उठ के बैठ गई। वो मैं किचन में। वो रुक गई क्योंकि जैक ने करेक्टाइल पे जेंजी को मैसेज दिया था कि फ़ौरन उसके पास आए, यानी उसके झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो खामोशी से सर झुकाए बैठी रही, जबकि जैक को वो उसके बाल हटाकर ज़ख्म की नोयत चेक कर रहा था। पल का दिल अजीब खौफज़दा था। उसके सूट से उड़ती कैलून और सिगरेट की खुशबू और उसका सर्द-अंदाज़ पल को कतई के सिग्नल दे रहा था। जेंजी नॉक करके अंदर दाखिल हुई और उसको कोई रोक सकता था? फिर पल की लाख आँख के इशारे के बावजूद वो उसका टेप रिकॉर्डर चल पड़ा था। चेक ये सब मैरी ने किया है, पल की सौतेली बहन। उसने पल पे कॉफ़ी फेंक दी। गार्ड्स ने मैरी को पकड़ लिया, मगर पल मोहतरमा ने गार्ड्स को कहा कि उसे जाने दिया जाए, वरना उस लड़की का मुँह तो मैं खुद नोच लेती। वो तब पर बोली, जबकि जैक ने पल की तरफ देखा। प्लीज़ आप उसे कुछ मत कहिएगा। पल ने उसका हाथ थाम लिया, जैसे जैक्स रोबो ने पकड़ लिया। डॉक्टर ने क्या कहा है? जैक ने जेंजी से सवाल किया। हो जाएगा ठीक, उसने बस ट्रीटमेंट की है। जेंजी पल को घूरते हुए बोली, तो जैक ने सर हिलाया और स्टीफन का नंबर डायल किया। पल दम साधे उसी की जानिब देख रही थी। कहाँ हो? जैक ने खुश लहजे में पूछा। मेंशन में दाखिल हो रहा हूँ बस, स्टीफन ने जवाब दिया। मुझे मैरी चाहिए अभी से, उसने कहा तो पल का दिल दहल सा गया। जब वो महसूस कर रही थी वो हो चुका था। जैक, आप उसको छोड़ दें। वो डिड आई आस्क यू अ क्वेश्चन? सवालिया नज़रों से उसको देखने लगा, जबकि पल खामोश रहेगी और जैक बाहर निकल गया क्योंकि वो जानता था स्टीफन चंद लम्हों में उसका काम कर देगा। पल भी बिस्तर छोड़ कर उठी। जैक प्लीज रुक जाए, वो बेगी लहजे में उसको रोकना चाह रही थी। जैक पर उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतर रही थी। उस वक्त सब वहाँ मौजूद थे। हॉल में उन सब ने भी देखा था। क्या हो रहा है? सब समझने की कोशिश कर रहे थे। जैक ने उन गार्ड्स को बुलाया जो कि पल के साथ थे। वो सब 6 गार्ड्स ब्लैक यूनिफॉर्म में उसके सामने खड़े थे, जबकि ब्लैक सूट बोर्ड में सब पर कहर बना वो तन्हा था। पल ने अपना दिल थाम लिया, जबकि जेंस और माही भी खामोश थी। सबके चेहरे लटे की मानित साफ थे। मेरे ऑर्डर के खिलाफ गए तुम सब। उसने अपना कोट की बैक साइड पर लगे गन होल्डर से अपनी गन निकाली और उन पर तानी। उसका सवाल इन सबसे था। वो सबके सब सिर झुका गया। हम माफ़ी चाहते हैं सर, मैं आपके ऑर्डर से, वो बोला। यहाँ सिर्फ एक इंसान को ऑर्डर चलते हैं और वो खुद जैक्स रोबो है, वो धाड़ा और फिर फायर ओस में और फिर एकदम फायर किया। उन छठों की टांगों में गोली चुभी थी। दर्दनाक चीख बरामद हुई और वो सब ज़मीन पर ठहर गए। उन सबकी चीख ने पल की चीख पी थी, जबकि बाकी सब तो सुन खड़े थे। आज के बाद यहाँ किसी और का ऑर्डर चला तो तुम्हारी गर्दनों को उड़ा दूंगा। यहाँ वो होगा जो मैं चाहता हूँ, वो चिल्लाया और जैक्स रोबो ने गन ज़मीन पर पटक दी। जब तक वहाँ मैरी को भी लाया गया था, वो वहाँ पर खड़े लोगों को और वहाँ मुझे लोगों की हालत देख के मैरी पहले ही मरने वाली हो गई थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, पर मुझे बचाओ, मैरी चिल्लाई, जबकि किसी की जरूरत नहीं थी जैक के सामने आने की। जैक ने मैरी को गर्दन से पकड़ लिया। नहीं जैक, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पल चिल्लाई, जबकि जैक ने मुलाजिमा को गर्म पानी लाने का हुक्म दिया। उसने सुर्ख नज़रों से पल को मुड़ कर देखा जो बेखौफ खड़ी थी। अलबत्ता बाकी सबकी शक्लों पर जैक्स रोबो का खौफ नुमाया था, यहाँ तक कि मैरी को भी कश पड़ गए थे।
और उसके माँ-बाप दोनों पीछे रोते चीखते आ रहे थे, हमारी बेटी को छोड़ दे, वो दोनों गिड़गिड़ा रहे थे। जबकि वो बड़ी हिम्मत कर करती उस तक पहुँची और जैक के हाथ पे हाथ रखकर उसने मैरी को उससे आज़ाद कराना चाहा, मगर वो जितना कोशिश करती जैक की मैरी की गर्दन पे सख्त कर होती जा रही थी। जबकि मैरी चिड़िया की तरह पड़पड़ा रही थी। पल ने उसके हाथ को झटका, जैक छोड़ दे, हिम्मत करे। वो क्या जानती थी ये किस बात का जुनून था? उसके जिस्म पे जल जाने का जुनून था, जो सिर्फ जैक्स रोबो का था, जिस पे जैक्स रोबो हक रखता था, भले वो उसको जलाए या मार दे। किसी और में कैसे इतनी हिम्मत हो सकती थी कि वो उसके वजूद को छुए, या फिर ये जुनून था कि वो उसके दिल में उतर गई थी, वो उसके दिल में क्या कर चुकी थी। उसका दिल इन जज्बात पे गुदगुदा उठा था और वो अपनी चीज़ किसको दे देता। उसने अपनी गर्लफ्रेंड कभी किसी से शेयर नहीं की, अपना पैसा किसी से शेयर नहीं किया, अपनी न्यूयॉर्क शेयर नहीं की, तो फिर वो जैक की स्नो वाइट किसी और के सीने से लगी थी। हाँ, वो उसे एक कॉल करती, वो उड़कर उस तक पहुंच जाता, वो उसे आवाज़ देती, वो सर के बल आता। मोहब्बत और नफ़रत दोनों जिस्मों में जैक का कोई सानी नहीं था। वो हर जज्बा निभाता जानता था और हर जज्बे में इतना शिद्दत भरा था कि पर जैसे नाजुक मिजाज लड़की उसके साथ रह सकती थी या नहीं। और अभी तो शायद दोनों को ज़िंदगी का सबसे बड़ा धचका लगना था। इसके बाद क्या होना था तो कोई नहीं जानता था। जैक ने उसको बेहाल कर दिया था, अपने हाथ की सख्त गिरफ्त से ही कि मेरी अधमरी से रह गई। उसके ऊपर एक गर्म पानी डाल दो, उसने हुक्म दिया और मुलाज़िमा मैरी की तरफ बढ़ती के पर जब उसने ये देखा कि जैक काबू में नहीं आ रहा, वो मैरी के पास को जाके खड़ी बैठ गई। डाले मुझ पर भी डाल दें सारा पानी। वो हलक के बल चीखी। ये पागलपन है। उसके हाथ पाँव फूट चुके थे। मैरी का सर एक तरफ लटका हुआ था और पर उसको बचाने के लिए उसके साथ आ बैठी थी। जैक उनका नजरों से उसको देख रहा था। उसके दिमाग की लगी फटने को बेताब थी। कांची टेबल पे लात मार के वो वहाँ से बाहर निकल गया, क्योंकि वहाँ मजीद खड़ा रहता तो शायद वो कह देता कि ये समदर्द कभी सबसे पहले वो डेल के पानी। खुद को रोकने के लिए उसका वहाँ से निकल जाना बेहतर था। स्टीवन सार उसके पीछे पीछे भागे, जबकि जैक मेंशन से बाहर निकल गया और केक की नज़रों में जैक की कमज़ोरी समा गई। पल ने मैरी को देखा और उसको उठाना चाहा, चूँकि नशे में थी। उसके माँ-बाप पल का शुक्र अदा करते मैरी को वहाँ से लेकर चले गए, जबकि वो अपने आँसुओं को साफ करती वहीं बैठी रह गई। के के लबों पर के के लबों पर पुरस्रारियत थी, तो उसने सोचा नहीं था। यकीनन अब काम आसान हो जाएगा। अब गेम खेलने में मज़ा आने वाला था। कोई तो था जिसने जैक के दिलो दिमाग को छेड़ा था। चमकती आंखों से वो वहाँ से खुद भी निकल गया, जबकि एमा की रूह कांप उठी थी। इस प्लान पर वो दोनों सोच चुके थे, मगर जब पल मुड़ जाएगी तो वो उस भूखे शेर को अपने हुस्न से संवार लेगी। वो इस सोच के मुतमईन हो गई। रिलैक्स यार। स्टीफन ने उसके शाने पर हाथ रखा जैसे जैक ने झटक दिया। स्टीफन फिर भी उसके साथ खड़ा था, जो न्यूयॉर्क की रंगीन सड़कों को देख रहा था। मैं जानता हूँ ये गुस्सा इन तस्वीरों का जो तुम देख चुकी हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं हटवा चुका हूँ। वो बोला तो जैक ने खूंखार नज़रों से उसको देखा। वो पिक्स ढूंढो जहाँ पर भी हैं दोबारा और उसे मेरे पास सेंड करो। जैक ने कहा तो स्टीफन उसकी जानिब देखा, मगर मैं वो सब हटा चुका हूँ, तुम्हें जितना कहा उतना करो। जैक ने आंखें निकालते हुए कहा, तो स्टीफन ने सर हिलाया कि मैं कुछ देर तुमसे दोस्त की हैसियत से बात कर सकता हूँ। स्टीफन ने सवाल किया, अगर तुमने ज़िंदगी में मुझसे कभी भी दोस्ती की हैसियत से बात की तो शायद जान से जाओ। जैक के साथ लहजे में कहा, जो कुछ मैंने किया खुद को माहिर जैन से यहाँ तक कि पढ़ को भी सिक्योर करने के लिए कहा। स्टीफन ने जवाब दिया, वो जानता था ये बड़ा उसी दिन की जमा की थी। तुम मेरे मुलाजिम से ज़्यादा कुछ नहीं समझता मैं तुम्हें। अब जा सकते हो। जैक ने तल्ख लहजे में स्टीफन उसको देखता रह गया और खामोशी 2 कदम दूर होकर खड़ा हो गया। जिस बात की गवाह थी, वो इस बात को कबूल करता है, जैक अकेला था या उसे अपने गिर्द रिश्ते बनने ही नहीं दिए। उसे इतनी मोहब्बत थी न्यूयॉर्क से कि वो पहरों इन रोशनियों में खोया देखता रहता था। रात रोशनियाँ फीकी लग रही थी, माइंड बढ़ गई थी। दिलो दिमाग ने बस एक जिद लगा ली थी कि उसका वजूद किसी और के सीने से लगा। ये बात कैसे मिटाएगा अपने अंदर से बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल, जज्बात। अगर उसके काबू में होते तो शायद वो आज न्यूयॉर्क का अच्छा शहरी होता, ना कि माफिया किंग। उसने पलट कर सार को देखा। कितनी मुकद्दर में कितनी मिकदार में कोकेन ट्रांसफ़र की है। वो बोला, सर 100 ट्रक ऑस्ट्रेलिया भेज दिए हैं और इसी तरह 100 ट्रक दुबई चले गए हैं, जिसमें से 50 तोहफे के तौर पर 50 उनकी डिमांड पर गए हैं। साथ ने बताया। बिलिंग की क्या अपडेट है? जैक ने स्टीफन को देखा।
वो वो मंज़रें अंबर से गायब है। फ़िलहाल वो अपने घर पर भी नहीं है। उसने इत्तला दी तो पता करो वो कहाँ है। खुले दुश्मन से आँखें बंद कर लेने से मौत सर पे बैठ जाएगी। वो लिपस्टिक का धुआँ हवा में उड़ाता बोला, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। स्टीफ़न ने ज़रा मासूमियत से कहा। जैक ने मुड़कर देखा। शायद पर तुम्हारी आग बुझा दे। वो जैसे ही बोला, जैक का बस नहीं चला। कोई बड़ा पत्थर उसके सर में दे मारे, जबकि दिल ने तो तमन्ना की थी कि इन हवाओं की दोष पर उसके साथ की खुशबू को महसूस करके वो अपने अंदर लगी इस आग को बुझा डाले। स्टीफ़न अपने हंसे दबाता रिटायर से पीछे कदम लेने लगा। स्टीफ़न यूरास्कल चेक दौड़ा जबकि स्टीफ़न जानता था वो माही बेआब की तरह तड़प रहा था और उसको सुकून वही दे सकती थी, वो उसको आग बनाने का बायस बनी थी। स्टीफ़न पलट गया जबकि जैक ने सार को देखा। ब्रोटो की बेटी के बारे में कुछ बताओ, यानी उसकी तवज्जो चारों तरफ थी। सर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ब्रोटो बिल्कुल गायब है, यहाँ तक कि स्टीफ़न सर भी उसको ट्रेस नहीं कर पाए। अगर उसकी तवज्जो होगी तो वो कर पाएगा। एक तरफ तवज्जो रखकर हमेशा वो बाकी सारी जगहों पर से दिमाग हाथ-पाँव बाँध लेता है। जैक उसकी हंसी पर खड़ा कर रह गया। बहरहाल मुझे उन सब की डिटेल्स अपडेट करो। उसने हुक्म दिया और सार ने सर हिला दिया। कुछ देर आँखों को बंद किए यूँ ही धुआँ नाक के नथों से बाहर निकलता रहा। उसके बाद भुनी-भुनी सी खुशबू उसके इर्द-गिर्द फैल गई। किसी का नाज़ुक हाथ उसके छोटे सीने पर पीछे से आया और उसकी कमर पर अपना चेहरा रखकर जैसे गहरा साँस भरा था। जैक उसकी छोटी उसकी छोटी-छोटी गुस्ताखियाँ अपनी कमर पर महसूस हुई थीं और वो ठंडी हवा गहरी रात में महसूस करता रहा। महबूब तो ऐसा था कि सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएँ उसके, मगर वो किस तरह मारपीट के सीने से लगी थी, इसलिए तो उसने मारपीट को कैद नहीं कर लिया था। वो जिद्दी था, सरकश था और अब ये ज़िद जुनून पल को भी बर्दाश्त करना था। जैक ने उसके हाथ पे हाथ रखा और उसे अपने आगे करके वो बिल्कुल उसके सामने फैल गया। इस तरह के पल के पीछे से पूरा शहर देख रहा था। ये हकीकत थी, शहर से मोहब्बत पल के पीछे रह गई। जैक उसके चेहरे को देखता रहा और फिर सख्ती से उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसने उसकी सांसों को बेताब कर दिया। पर इस तकलीफ की गुर्बत मचल सी उठी और वो जैक की पसंद का रिस्पॉन्स नहीं दे सके। वो एक झटके से दूर हुआ, पल को खूंखार नज़रों से देखने लगा, जबकि जैक ने अब दोनों हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ लिया कि पल को बेहद तकलीफ हो रही थी। उसकी आंख से आंसू गिरने लगा, मगर पल को ये बर्दाश्त करनी थी। तभी जैक फिर से उसकी सांसों को थामने के लिए उसके ऊपर झुका, मगर पर्ल के इरा कर रह गई। उसकी जली हुई गर्दन में जैक की उंगलियां छुप रही थी। गिव मी रिस्पॉन्स बैक यू डैम इट, वो चिढ़कर बोला, जबकि पर्ल ने उसके हाथ अपनी गर्दन पर से हटाए। जैक को उसकी गर्दन पर लगी ट्यूब अपनी उंगलियों पर महसूस हो रही थी। उसने उसकी आंखों में देखा और जताया कि जितनी तकलीफ से उसने उसे दो चार किया है वो उसके मुकाबले कुछ नहीं। मगर पर्ल ने अपने शूज़ उतारे और वो उसके शूज़ में बंद पाँव पर खड़ी हो गई, जबकि उसकी गर्दन में अपने दोनों बाजू हाइल करके वो उसके चेहरे को देख रही थी। और फिर उसने नरमी से उसकी ज़रूरत का जवाब देना शुरू किया, जिसमें मोहब्बत थी, चाह थी, तूफ़ान के थम जाने की इल्तिजा थी, दिलकशी थी, मर्दहोशी थी। जैक उसके अमल को दिल से महसूस करता उसको अपने बाजों में भर गया, जबकि पर्ल उसके गुस्से को कम करने की अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। वो आंखें बंद किए उसके नरम लम्स को महसूस कर रहा था कि आंखों के पर्दों पर मारपीट के साथ उसकी तस्वीर याद आने पर एकदम से वो आंखें खोल गया और उसने पल को एक लम्हे में खुद से दूर किया। नाजुक लम्हों की गिरफ्त में गिरफ्तार वो खुद को संभाल न सकी। एकदम ज़मीन बोस होती कि जैक ने उसे पकड़ लिया। दूर रहना मुझसे, अब क्यों आई हो यहाँ तुम? वो गुस्से से उसकी जानिब देखता बोला, जिसकी आंखों में खुमार था। पर्ल उसकी जानिब देखने लगी। जैक मैं कीप क्वाइट, वो आंखें निकाल कर उंगली उठाकर बोला, जाओ यहाँ से और जितना हो सकता है मुझसे दूर रहना। उसने वार्न किया और बालों में हाथ फेर के वो उससे दूर हुआ। जैक मुझसे खफा मत हो, उसका हाथ अपनी नाजुक गिरफ्त में लेती बोली। जैक ने उसका हाथ झटक दिया। मेरी जल जाती और मुझे बिल्कुल अच्छा न लगता। पर्ल ने उसको बताया कि उसने क्यों उसके हुक्म की अदूली की थी। तुम जानती हो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम रहा है। बचपन से मैं अपना कपड़ा भी किसी को इस्तेमाल नहीं करने देता था। एक बार डैड ने मेरी जैकेट अपने फ्रेंड्स के बेटे को दे दी और तुम जानती हो मैंने उस लड़की का क्या हाल किया था। मैंने उस लड़की के जिस्म पर इतने कट लगाए थे कि गिन नहीं सकता, और डैड ने मुझे बेहद मारा और इतनी ज़ख्म मुझे दिए, मगर अफसोस मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मेरी जैकेट मेरे कोड स्टैंडर्ड पर लटकी हुई थी, मगर उस पर किसी और का लम्स था।
और मैं सो नहीं पाता था जब तक मैंने उसे अपने हाथों से नहीं चुरा दिया। मुझे सुकून नहीं मिला। तुम तुम तो इंसान हो, कोई चीज़ नहीं हो। तुम्हें कोई छुए नुकसान दे, तुम्हें क्या लगता है मैं यूं ही उसे छोड़ दूंगा? तुम्हारी सुतीली बहन को जैक्स रोको, जब तक जिला कर राख नहीं कर देगा। तुम ये मत समझना मेरी आंखों से वो निकल जाएगी। वो पल को हैरान को नज़रों से नजरें गाड़ता अपने साइकोपन की दलीलें दे रहा था। अगर आपने ऐसा कोई भी काम किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, उसने जानबूझकर ये बात की थी। जानने के लिए कि आखिर कितनी अहमियत रखती है वो उसकी ज़िंदगी में, इस अजीबोगरीब इंसान की ज़िंदगी में, या बस वो अपनी आदत समझ उठा। शेख ने उसकी जानिब संजीदगी से देखा। तुम जिस दिन ये काम कर लोगी उसी दिन बात होगी, उसने सर्द लहजे में कहा, जबकि पल ने उसकी जानिब से रुख मोड़ लिया। शेख उसका तेवर देख के गुस्से से खोल गया। अगर वो उस पर सख्ती करता तो वो सहम जाती। वो उससे सवाल करना चाहता कि वो मारपीट के सीने से जा लगी थी। ऐसी भी क्या आफत आ पड़ी थी जैक के सीने से। एक मिनट के लिए भी बात निकलने को तैयार नहीं थी और दूसरी तरफ उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता था। अभी तो वक्त ही बताएगा कि उस चीज़ की उसे किस तरह सज़ा देगा। वो वहाँ से जाने लगा। मैं नहीं जाऊँगी, पर ने उसकी जानिब रुख मोड़ कर कहा। इससे शायद फ़र्क भी नहीं पड़ता था। कितना बुरा और सर्द इंसान है, उसने दिल में सोचा। फिर क्यों उसका दिल उसके लिए मोम हुआ था। वो जैक को घूरती रही और उसके पास से गुजर कर जा रहा था। खुद जाओ मिस जैक रोबो, वो गुस्से से बोली। अपनी टांग ब्रिज के ऊपर रखी और पलट कर जैक को देखा कि अचानक वो डर गई क्योंकि मोयन उसके पीछे खड़ा था। कूदो, जैक ने सुकून से कहा और हाथ सीने पर बांध लिए। चलो चलो कूदो, जैक ने बोतल में से गैस निकलते देखा और आंखें घुमा कर बोला। पर हॉर्न काटने लगी और जैक ने गहरी सांस भर के उसकी कमर में हाथ डाला और उसको कंधे पर उठा लिया। छोड़े मुझे जैक स्ट्रोबो, तुम एक कोल्ड हार्ट इंसान हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, उसकी पीठ पर मुक्के बरसाती गुस्से से बोली। जबकि जैक ने उसकी कमर पर एक थप्पड़ रखा जिससे उसकी आवाज़ दब गई और उसी तरह अपनी कोइन को शाने पर उठाए गाड़ी तक ले आया जहाँ गार्ड्स खड़े थे मगर सर झुकाए हुए थे। उसने पल को गाड़ी में पटका और खुद भी ड्राइविंग सीट संभाली। पल मुँह फुलाए बैठी थी। शेख ने तवज्जो नहीं दी। मारपीट वाली बात वो भूला नहीं था। तेज़ ड्राइविंग करता वो खामोशी से मेंशन के सामने आकर रुका। जाओ, उसने कहा। लहजे में रत्ती भी नरमी नहीं थी। पल का बस नहीं चला वो कोई चीज़ उठा के अपने सर पर मार ले। आखिर किस तरह वो इंसान बनता। वो उसको देखती रही। आप नहीं आएंगे, उसने खुद ही पूछ लिया। नहीं, जैक ने टका से जवाब दिया और पल भी गुस्से से निकल गई। जबकि जैक ने घूर कर उसे रोका। वो उसे रोक सकती थी किसी भी तरह। दोनों अना की जंग में कैद हो चुके थे। पर्ल अपने रूम में आ गई और गुस्से से सब कुछ पटकने लगी। बदतमीज आदमी, उसने उसकी तस्वीर की जानिब कौन नज़रों से देखा मगर वो तस्वीर क्या कह सकती थी चुपचाप उसको सुनने के सिवा। उसने अपना कोट उतार के एक थप्पड़ करके अचानक उसकी गर्दन में चुभन महसूस हुई और उसे याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था। वो इससे पहले ट्यूब लगाती कि दरवाज़ा नॉक हुआ। वो नहीं जानती थी कौन है। तभी उसने यस कहा और दरवाजे की जानिब देखने लगी। हेलो पर्ल, अहमद मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। जबकि पर्ल को उसको बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। उसके हाथ में सूप था जिसे और एमा को पर्ल उसके हाथ में सूप था जिसे और एमा को पर्ल देख रही थी। कैसे स्वीट हार्ट, सॉरी यार, सबसे पहले मैं कल के लिए माफ़ी चाहती हूँ। कल तुमने अगर मुझे बता दिया होता वाइन तुम्हें सूट नहीं करती तो मैं तुम्हारे लिए सॉफ्ट जूस मंगा लेती, मगर फिर तुम बेकाबू होगी तो मुझे जैक को बुलाना पड़ा। उसने सरासर झूठ बोला। जबकि पर उसकी बात पर शर्मिंदा सी हो गई। वो ठीक ही कह रही थी। उसमें अब एमा का तो कोई कसूर नहीं था कि उसने उसे बताया नहीं कि वो शराब नहीं पीती। इट्स ओके, उसने गहरी सांस लेकर कहा। आज जैक काफ़ी गुस्से में था। मैंने उसको गौर से देखा। पर्ल ने ज़रा खफगी से कहा। एक्चुअली तुम्हें ज़ख्म भी तो काफ़ी आया। उसने पर्ल की गर्दन पर से बाल हटा कर देखा जहाँ छाले बने थे मगर वो फटे फटे से लग रहे थे। एमा ने बुरा सा मुँह बनाया और उसके पास से हटी मगर पर्ल के सामने अपने मुँह के ज़ाविये बदल लिए। पर्ल कसमसा कर उससे अलग हुई। नहीं, मैं ठीक हूँ, पर्ल ने कहा। अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ, क्या तुम पियोगी? फिर मैं समझूंगी तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। मैंने आंखें पटपटा के मासूमियत से कहा। जबकि पर्ल का इस वक्त कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं था। वो मैं एक्चुअली प्लीज़ पर्ल, मैं मज़ीद गिल्ट का शिकार हो जाऊंगी यार। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हें बाहर लेकर ही नहीं जाना चाहिए था और मैं चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाओ। वो उसको अपनी बातों में उलझाती बोली। जबकि पर्ल की अक्ल वाकई घुटनों में थी। उसने एमा की बात पर फ़ौरन बाउल उठा कर उसमें से छोटे छोटे सी भरने लगी।
सो बहुत टेस्टी था और इस सर्दी में तो काफ़ी मज़ेदार लग रहा था। ये बहुत मज़ेदार है, उसने मुस्कुरा कर कहा। मैंने बनाया तुम्हारे लिए, मज़ेदार तो होगा ही, एम्मा ने पुरस्कारित से कहा, जबकि पर देखते ही देखते सारा बॉल पी गई। एम्मा ने शान उचकाया, उसका मकसद पूरा हो गया था। वो मुस्कुरा दी। गुड बेबी, तुम वाकई में बेबी हो। एम्मा ने उसके गाल खींचे, जबकि पर्ल के गाल सुर्ख हो गए। वो अपने होंठ साफ करती एम्मा को देखने लगी। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ज़ख्म पर ट्यूब लगा देती हूँ, उसने कहा और पर्ल को पकड़ कर चेयर पर बिठा दिया। बड़े सारे आईने के सामने दोनों का अक्स नुमाया था। एम्मा ने पर्ल के मासूमियत से भरपूर चेहरे को देखा, जिसकी पकड़ झुक गई थी, यानी असर शुरू हो चुका था। एम्मा के मेकअप से भरपूर चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट फैली। तुम्हारा पता खटा काटना तुम्हारा पता काटना मुश्किल नहीं, उसने दिल में सोचा। अरे तुम्हें नींद आ रही है, एम्मा ने उसके ज़ख्म को देखते कराहत महसूस करते कहा, पर चूंकि अचानक उसका जहन मफलूज सा हो रहा था। हाँ, पता नहीं क्या हुआ है। पर्ल ने अपने सर को थामा। एम्मा मुस्कुरा दी। जी तो किया, उसकी गर्दन दबा दी, मगर वो प्लान के मुताबिक चलना चाहती थी। उसने टेबल पर से ट्यूब उठाई और इससे पहले कि पर्ल की गर्दन को देखती, कार्ड से दरवाज़ा खुला। एम्मा ने चौंक कर पीछे देखा। उसके चेहरे के रंग एकदम जैक को देखकर बदले थे, जो कि बेहद संजीदगी से उसको देख रहा था। एम्मा ने अपने हाथ हटा लिए और उसके साथ 5 साल से रह रही थी। उसकी हर हरकत से वाकिफ़ थी, कैसे उसे क्या बात पसंद आती थी और कौन सी बात पर उसके चेहरे पर नागवारी फैल जाती थी। और इस वक्त यकीनन पर्ल को एम्मा के छूने पर उसका दिमाग यकीनी तौर पर ख़राब हो सकता था। एम्मा जल्दी से दूर होगी। जैक एम्मा को यूं ही देखता रहा। पर्ल ने चकराता सर ऊपर उठाया और जैक को देखा। जैक, उसने मंदी मंदी आंखों से उसको पुकारा, जो एम्मा को आंखों से निकल लेना चाहता था। एम्मा ट्यूब वहीं छोड़ के वहाँ से निकली। आज उसे नए सिरे से पर्ल से हसरत हुई थी। एक वक्त था जब वो उस कमरे में होती तो किसी की मजाल नहीं होती थी कि वो उस कमरे में आए। एम्मा को कोई छूता था तो वो मुकाबिल का हाथ तोड़ देता था, और ये सब आज वो पर्ल के लिए कर रहा था। एम्मा की जलन यकीनी थी। एम्मा उसके पास से गुजरने लगी। जैक ने उसका हाथ पकड़ लिया। गिरफ्त सख्त थी। क्या तुम चाहोगी मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दूँ? वो बोला। लहजे की सख्ती ने एम्मा को सर हिलाने पर मजबूर कर दिया। सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगी। एम्मा ने फ़ौरन माजरत की और जैक दरवाजे में से हट गया। एम्मा वहाँ से चली गई तो जैक पर्ल की जानिब आया, जो चेयर पर बैठी थी। दिल किया उस लड़की के सर पे कुछ मार दे, वरना अपने दिल को निकाल कर बदल ले, पहले वाले दिल से, जिसमें कोई जज्बात नहीं होते थे। कम अज़ कम वो किसी बात को महसूस करके किसी के लिए अपने दिल में तकलीफ़ नहीं महसूस करता था। वो कुछ दिनों में उस लड़की के लिए वो पोसेसिव हो चुका था। वो पर्ल के नज़दीक आया। पर्ल ने उसकी जानिब देखा और उसे अपनी नाराज़गी याद आ गई। वो चेहरा मोड़ की। जैक ने उसे गर्दन की जानिब देखा और उसके बाल हाथों में लेकर ऊपर की तरफ बंद कर दिए। उसके हाथों की जानबूझ कर की गई थी, दिलकश मदहोश कर देने वाली हरकत से। पर जो पहले ही अजीब से गुंगनूदगी में जा रही थी, अपनी निगाहें बंद करती गहरा सांस भर के, और जैक ने वो ट्यूब उठा के उसी गर्दन पर लगाना शुरू कर दी। तुम्हें ये बात आखिरी बार समझा रहा हूँ, तुम्हें कोई छुए तो मेरा दिल चलता है। वो जज्बे जो मैंने कभी खुद में नहीं पाए, वो उठने लगते हैं। बेकाबू हो जाता हूँ। समझ नहीं आता तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया मुझ पर। ये मत समझो कुदरत की तरफ से कि एक लड़की के हाथों उसने मुझे मात दे दी है। वो नरमी से बोलता, उसके चेहरे को देखने लगा, जिससे वाजिया था वो कुछ नहीं सुन रही और समझ पा रही। वो इतनी नींद में थी कि बैठे बैठे सो रही थी। पर जैक ने गहरा सांस भरते उसका शाना हिलाया, चुके सीधा उसके ऊपर आ पड़ी और उसने उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया, यानी दोनों बाजुओं के उसके इर्द गिर्द बांध कर वो नींद में उतर गई। अभी कुछ देर पहले वो इकट्ठे थे। उसके मदहोश खून गुदगुदा देने वाली लम्ब से निगाह न चुराते हुए अना को जाते अना को जूते तले रौंद कर वापस लौटा था, और यहाँ वो एकदम ही गहरी नींद में उतर गई थी। जैक ने उसके चेहरे पर से बाल उठाए और उसके माथे पे अपना लम्स छोड़ा। मारपीट को तो 20 में काट दूंगा मैं, अपने गुस्से के हाथों मजबूर होता वो बोला, और पर्ल के मासूम चेहरे का निगाह ने बेताबी से तवाफ किया था और उसको बाहों में भरकर उसकी जगह तक ले आया और उसे बेड पर लिटा कर खुद वॉशरूम में चला गया। कुछ ही देर में वो सूट चेंज करके नाइट ड्रेस में मौजूद था, जबकि पर्ल भी उन्हीं कपड़ों में थी। जैक ने उसकी वार्डरोब खोली और उसके लिए भी एक नाइट ड्रेस निकाल कर वो उस तक पहुंचा। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए और अब मंजर बदल गया था। वो कंफर्टेबल नाइट ड्रेस में मदहोश थी। जैक को उसकी इतनी पक्की नींद पे हैरत हुई कि वो जागी नहीं थी। उसने शाने उचकाया और उसके साथ उसको अपनी बाहों में कैद करके सफ़ेद लहाफ को गोद पर लिए उसकी छोटी छोटी नींद में बढ़ती सांसों को सुनते खुद भी सोने की कोशिश करने लगा, मगर वो आंखें बंद करने से पहले कानों में ब्लूटूथ लगाना नहीं भूला था। के डाइवर्ट और विलियम ने क्लास
से चीयर्स किया, जबकि ब्रोटो ने शराब को हाथ भी नहीं लगाया था। उसके बकौली दिमाग को मफलूज करती थी और उसको पीने के बाद आदमी किसी काम का नहीं रहता था। और इस वक्त भी वो ये सिर्फ इसी वजह से मौजूद था कि ने सबको अर्जेंट कॉल की थी कि उसे जैक का राज मिल गया है। हाँ भी बताओ, तुम्हें क्या पता चला है? डेविड ने सवाल किया। जैक की कमज़ोरी के ने मज़े से बड़ा सारा खून भरते कहा। वेरी गुड। विलियम ने उसके शाने पर थपकी दी। कौन है वो? प्रोटो ने सवाल किया। जो वो समझ रहा था 100% उसे यकीन था वही होगी, क्योंकि उसने उसकी आंखों में देखा था एक तूफान सा अपने कॉइन के सिक्कर पर, जिसे वो नहीं चाहता हो कि कोई उसके नाम से भी अपने लबों को जंबिश दे। उसकी वाइफ पर के ने बताया तो सब के की जानिब देखने लगे। आई न्यू। ब्रूटन ने हाथ पर हाथ मारा। मैं जानता था वही होगी। अब मामला क्लियर है। जैक को हम उस लड़की से ट्रैप करेंगे। ब्रूटन ने जैसे सब प्लान्स पर भारी एक प्लान उन्हें बताया। ये तो तब मुमकिन है जब वो लड़की हमारे हाथ लगे। उसके गिर्द कितनी सिक्योरिटी होगी अगर वो जैक की कमज़ोरी है तो। विलियम ने उन सब के दिमाग खोले थे। जैसे डेविड ने सर हिलाया। मगर ये काम करना है किसी भी तरह। उसने सबको जैसे ऑर्डर्स दिए थे, नहीं कि बात पर वो रुके। उस लड़की को तो मैं जहर दे देकर ही मार दूंगा। के ने शाना चुकाया जैसे उन्हें अपने कारनामे की इतला दी। और मैं न्यूयॉर्क को जलता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पहले न्यूयॉर्क चले और फिर जैक का दिल। उसने भड़क कर कहा। मगर ज़रूरी नहीं हम पिछले प्लान्स पर अमल करें, सिर्फ हमारे पास सॉलिड रीज़न भी है। प्रोटो ने इख्तलाफ किया। जो कहा है वही होगा। के बाद जीत हुआ। डेविड ने भी उसकी हिमायत ली, जबकि विलियम और प्रोटो एक तरफ थे। उसे तड़पा के मारना है हमें, डेविड बोला। तो कुछ तरद्दुद के बाद सब एक फैसले पर मुत्तफिक हुए कि वो पहले वाला प्लान पूरा फॉलो करेंगे और उसके बाद नया। जैक ने आज पार्टी अनाउंस की थी। स्टीफन को उसने सब समझा दिया था। ये न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली थी। उसने अपनी आंखों के सामने सारी अरेंजमेंट्स करवाई थी। वो बहुत पहले ही जाग गया था, जबकि मैंशन के अंदर बाहर के कई चक्कर लगे थे। उसे पर्ल अब तक नज़र नहीं आई थी। उसने जेंसी से कहा कि वो पर्ल को देखे, जबकि जेंसी ने उसे बताया वह सो रही है। माही से जैक खुद ही बात नहीं करता था। और माही कौन सा? उसने जेंसी को एक बार फिर से कहा चलने के लिए, तो उसने कुछ ही लफ्ज़ों में माही को बता दिया कि वो यहीं रहेगी और माही जाना चाहती तो चली जाए, जबकि माही इस ज़िद्दी लड़की का दिमाग बाद में दुरुस्त करने पर टालती। वहाँ से हट गई। जैक कुछ देर के लिए ऑफिस चला गया। घर में सब थे कि एमा, लैला, स्टीफन, माही, जेंसी सब थे। यार क्या हो गया? नशा वशा करके तो नहीं सो गई? जेंसी ने चिढ़ कर वक्त देखा। पढ़ ले। जैक ने पढ़ के लिए ड्रेस भिजवा दिया, जो कि जेंसी ने जानबूझकर सबके सामने खोला ताकि एम्मा को जलकर भस्म हो जाए। वो वाइट कलर का ड्रेस तारों मोतियों से सजा था और इस ड्रेस की शक्ल ही बता रही थी कि काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। जबकि उसके साथ वाइट शूज़ थे, बेहद हसीन थे, और डायमंड की ज्वेलरी। सबकी आंखें चुंधिया सी गई और वे लिबास उस लड़की पर लाजमी जचता, ये बात सब जानते थे। वो पहली बार इस तरह सबके सामने आने वाली थी। एमा की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। यहाँ तो ये सब चीज़ें उसके लिए होती थी और अब किसी और के लिए। मर जाना चाहिए तुम्हें, पर हाँ, तुम्हें बस इतनी ही डोज से मर जाना चाहिए। एमा ने जलते कड़कड़ाते सुस्त